मैं इसका फॉर एग्जांपल देना चाहूँगी वही कि मुझे यहाँ पे शिविर में आना था, तो मैंने दादी को 2-4 दिन पहले ही बोल दिया था कि मुझे वहाँ पे जाना है और मुझे ये करना है, वहाँ पे ये सिखाएंगे और वो सिखाएंगे। तो उन्होंने पहले तो बोल दिया वाह भाई हाँ चली जाना, लेकिन जैसे ही लास्ट दिन आया, जस्ट मुझे सुबह जाना और शाम को जब मैंने उनसे बोला कि बाबा ये कपड़े वपड़े जमा देती हूँ फिर जाना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं जाना है, वहाँ पे क्या करेगी, यूं ही ऐसे ही जाके यहाँ पे चुपचाप घर पे ही पढ़ ले, वहाँ पे लखन नहीं बिगड़ना है जाके। मुझे पता है, तू मुझे बता तो रही नहीं क्या करेगी और पहले ही बोल रही है कि जाना है जाना है। क्यों मैंने उस दिन तो आपको बोला, तब तो आप बोल रहे थे कि चली जाना और अब बोल रहे कि मत जाना। तो मैंने बोला क्यों नहीं जाऊंगी, जाऊंगी मैं तो। वो बोले कैसे जाएगी, जब मैंने मना कर दिया तो कैसे जाएगी। मैं क्यों नहीं जाऊंगी मैं तो। आप तो ऐसे ही करते हो, हर बार लड़कियों को रोकते रहते हो और फिर बोलते हो कि लड़की आगे नहीं बढ़ती, हमें बढ़ने ही नहीं देते, कैसे बढ़े आगे। तो फिर उन्होंने बोला हाँ मत जा। मैं बोल रही हूँ ना मत जाएगी तो नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। फिर हम दोनों रूस के सो गए और फिर सुबह जब मैं उठी तो मैं चुपचाप बैठी थी, तो भाई आके बोला क्या हुआ तू जा नहीं रही है। तो मैंने बोला कहाँ जाऊँ, दादी ने तो मना कर दिया। तो फिर भाई ने बोला तेरे बोलने की लक्षण नहीं थे, कितनी बार कहा कि उनके समझाया कर थोड़ा, फिर बाद में वो मानेंगे, लेकिन तू समझाती तो है नहीं। तो फिर जब भाई गया और उसने बोला तो वो मान गए कि हाँ चली जा। तो फिर मैंने बोला इनकी बात तो मान गए, मेरी बात नहीं मानते हो आप, जो तू समझाती है। फिर उन्होंने बोला कि तू समझाती तो ऐसे ही है, तो मैं कैसे मानूं, तूने ये तो बताया नहीं कि तू जाके क्या करेगी। तो मतलब मैं अब ये समझूंगी कि अब मुझे ये समझ में आया कि कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो मेरा सबसे गलत है। मैं बस गुस्सा ज्यादा करती हूँ, तो मैं अब सही करूंगी। लौट के जाओगे तो दादी को कहना कि दादी हमको ये बताया गया है कि आपके साथ कैसे ठीक से हम व्यवहार करेंगे और अगली बार से बर्तन नहीं बजाएंगे। दादी कहेगी बेटी 8 दिन के लिए और चली जा। क्या होता है, हमारा जो सारा टोन होता है ना, लहजा है, तरीका है, भाव है उसके पीछे, वो सब ठीक नहीं होने से कहीं ना कहीं अगला घायल हो जाता है। अब एक बार घायल हो गया तो फिर वो क्या बोलेगा इसका उसको भी होश नहीं रहता है। जी कहाँ है माइक, बढ़िया आपसे सुन लेते हैं। जो समझ में आया वो बता दो, कुछ नहीं समझ में आया तो प्रश्न पूछ लो। सभी को नमस्कार। कल की बात से जो मुझे समझ आई चीज़ वो ये कि पहले तो रिलेशनशिप के ऊपर बात हुई थी सारी कल, तो किससे क्यों शादी करें वो समझ आया। एक तो क्या कहते हैं जो आपकी भावनात्मक जो वो है नीड, और एक जो आकर्षण, अगर आप इन दोनों में से किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आपको शादी करनी चाहिए। अगर एक जो मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो हम देखते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो भाई बहन का हो, फादर सन का हो, डॉटर या मदर का हो। हर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ये कम्युनिकेशन कहीं भी बिगड़ जाए तो सारे भाव बिगड़ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे क्रिएट हो जाती है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी से अपने भाव शेयर कर रहे हैं, किसी को अपने भाव बता रहे हैं, तो किस तरह बता रहे हैं कि सामने वाला उन्हें समझे और उसे वो चीज़ मिसअंडरस्टैंड ना हो, इस तरह से। बाकी तो बाकी सब समझ आ ही गया। थैंक यू। मेरे को ना ये समझ आया कि अगर आपको परस्पर भावनात्मक या स्वाभाविक सहयोग नहीं चाहिए तो आप विवाह को बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट पूरी हो रही है तो नहीं हो रही है तो आपको शादी करनी चाहिए, और अगर हो रही है तो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप उससे मतलब उस फीलिंग में नहीं है तो नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आप चाहें तो ना भी मतलब, कर सकते हैं, ऐसा कह रहा हूँ। मतलब ये ऑप्शन है आपके पास, वही चूज कर सकते हैं। मैं उसको ठीक कर दे रहा हूँ ताकि वो अन्यथा आसे ना जाए। मैं जनरली ठीक नहीं करता बीच में। तो आपने बताया था कि विवाह आवश्यकता है, अनिवार्यता नहीं है, ये आपके नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो यही मोस्टली समझ। पास कर दो आगे।
कल के सत्र में मुझे एक बात जो अच्छी लगी वो ये थी कि हमें भाव के साथ भाषा को ठीक करना है, ना कि भाषा के साथ भाव को, जो कि हम जनरली यही करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि हम अच्छे से बोलें और उस अच्छे से बोलने की वजह से हम अपने भावों को सुधारने की कोशिश करते हैं। बट मेन चीज़ ये है कि अगर हम हमारे भाव जो है वो सही रखेंगे तो हमारी भाषा अपने आप स्नेह वाली होने लगेगी। और दूसरी चीज़ जो ये कि परिवार में भागीदारी देना ज़रूरी है, ये आवश्यक है अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए भागीदारी देना। और बस यही सब कि वो शादी वगैरह वाली चीज़ें कि शादी क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। और बढ़िया, पीछे दे दो, सुनेंगे उनसे भी। अच्छा है। आप तो पिछले 5 दिन में जो समझ में आया वो भी बता सकती हो, क्योंकि आप तो 4 दिन से हमको कुछ बोल ही नहीं रही हो। मुझे इन दिनों में ये खुद पे मैं गौर कर रही हूँ कि पहले जो मैं थोड़ी चिड़चिड़ी रहती थी घर पे, बहुत चिड़चिड़ करती थी। अगर कुछ भी हुआ तो मैं मम्मी पे भी चिढ़ जाती थी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। बट अभी इतना गौर कर रही हूँ कि वो चीज़ें मैं समझ पा रही हूँ कि क्यों हो रहा है करके, तो उस वजह से गुस्सा नहीं कर रही मैं उतना, शांत रह रहा है। और इन सब चीज़ों में मैंने ये भी देखा कि इतने में तो फ़ोन भी थोड़ा यूजेज कम हो गया है, तो ये आगे भी इम्प्लीमेंट करूँगी मैं खुद पे। बढ़िया, और बताओ, अभी आज तो सुनेंगे तुमसे हम। और क्या, कल का टॉपिक बताओ। रिक्वेस्ट कर लो, मैरिज कहना, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ प्लीज। कल के संबंध में बताऊँ? कल का बता दो, परसों का बता दो। कल जो मैंने देखो, समझा, मैं मानता हूँ 5 दिन में कम से कम 5 मुद्दे तो बताएगी। नहीं, कल का मुझे थोड़ा सा समझा था स्टार्टिंग का, तो मैं वो वही बता दो। हाँ, कल जो मैंने समझा था कि विवाह के 3 मूल भाव है कि विश्वास, सम्मान और स्नेह। और उसमें उसमें दो चीज़ें जो है कि एक तो इमोशनल कोऑपरेशन होना चाहिए एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अगर ये 2 चीज़ें नहीं होगी तो दुख होगा और डिवोर्स, नहीं तो क्लैशेस जो भी है, सुखी नहीं हो पाओगे तुम। तो इतना मैंने समझा। बढ़िया, साइड में दे दो। हाँ, आप आपसे सुनेंगे ना दीदी। क्या सुनना है भैया, वैसे तो सब समझ में आ गया। यहाँ बैठे लोगों को बड़ी चिंता होती रहती है कि ये बच्चे कुछ समझ भी रहे हैं कि नहीं, तो आप ही के कहने से तो तय होगा कि कुछ जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कल बेसिकली हमारी कॉपी तो आप ही के माध्यम से चेक होगी। कल हमने बात की थी कि कुछ जो हम मिस्टेक्स करते हैं रिलेशनशिप में, वहाँ पे स्लाइड भी लगा है, तो उसमें मुझे ये समझ में आया है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उनको बहुत टाइम्स ग्रांटेड ले लेते हैं। हम उनकी कमियां ज़्यादा देखते हैं और उनकी जो अच्छाइयाँ रहती है वो कम देखते हैं। पर जब खुद पे आता है तो हम अपनी अच्छाइयाँ ही देखती रहते हैं और जो हमारी कमियां उनको हम जस्टिफाई करते हैं। तो अगर हमें अच्छे से कम्युनिकेट करना है तो आई फील लाइक ये चेंज करना चाहिए, नहीं तो कुछ हो नहीं सकता वहाँ पे। बढ़िया, उनको दे दो, उनसे भी सुनेंगे आज। हाँ, और क्या। दीदी कहाँ है तुम्हारी? इधर आ जाओ, तुम दोनों तो कुर्सी पे बैठ गए हो सीनियर सिटीजन की तरह। अभी तुम दोनों से सुनना है हमको इसके बाद। हाँ जी, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थोड़ा माइक पास ले लो। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो हमारा जो बोलने का तरीका है वो उनके प्रति अच्छा होना चाहिए, जिससे उनको थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ ढंग से बोल रहे हैं। और जैसे कि हम अपनी गलती को गलती मान लेते हैं और जब दूसरा कोई गलती करता है तो हम बोलते हैं कि आपने जानबूझ के करा है, आपकी नहीं गलती है। ये अभी ले तो बढ़िया। मुझे तो लगता है अगर बच्चे ठीक से बोलने का काम कर लें ना तो उनकी बहुत सारी बातों को पेरेंट्स ऐसे ही मान लेंगे, ऐसे ही मान लेंगे। बढ़िया,
और कहाँ माइक? हाँ हाँ, दे दीजिए, लौट के आते हैं इन दोनों लोगों पे। हाँ, जो बोल रहे हैं बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। भैया, ये मेरे डॉटर भी अभी मैरिज एज में है, तो ये लिस्ट हमने पहले ही 3 साल का पहले ही बना लिया, लेकिन उसमें कन्फ्लिक्ट ये था कि बच्चे की तरफ से जो लिस्ट बना, पेरेंट्स की तरफ से जो लिस्ट बना, या एज ए फैमिली, हमारा बड़ा फैमिली है, हम 4 भाई 1 बहन है, तो हम लोग मिल के बनाए। उस लिस्ट में एक बात में बहुत बड़ा अड़ंगा है, वो 6 फीट की है और वो बोलती है कि लड़का भी 6 फीट का ही होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं चलेगा। बोलती है कि उससे मेरा फील ही नहीं आता, यूं देखना पड़ता है। तो इस बात में हमारा बहुत सारे अलायंस चले गए। सैलरी वाइज शी इज़ मोर देन मी के, और क्वालिफिकेशन वाइज वो पीजी है और बेंगलोर में अच्छा सर्विस करती है। तो फिल्टर्स हम शादी.com में डालते हैं, बेंगलोर होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए और सैलरी इस ब्रैकेट में होना चाहिए, हाइट 180 होना चाहिए, ख़त्म हो जाता है। शादी.com फेल है। अभी तक 35,000 मैंने जमा करा दिया, कुछ नहीं हो रहा है। रिलेटिव्स की तरफ से देखा अच्छा लड़का मिल रहा था, उसका 5 सेंटीमीटर कम है। मैंने बोला हील्स पहन लेगा तो बराबर दिखाई देगा। अब उस लड़के को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? वो बोलिए मेरे को फील नहीं आता। अब इसको कैसे बिठाएं, एक तो ये क्वेश्चन है जी। अब एक और बात है, कल आपने रिलेशनशिप में बात किया है कि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से कि बच्चों को स्पिरिचुअलिटी में ही इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब ये तो बहुत गंदा हो गया। अब गंदा इतना हो गया, हमारे बच्चे भी उनको देख के स्पिरिचुअलिटी के नाम पे यहाँ आने से मना कर दिया। ये तो जबरदस्ती मैं एक दिन लाया। मेरा छोटा बेटा बोल रहा था तुम बड़ों को तो अकल है ही नहीं, हमें तो पता चल रहा है तुम लोगों को सबका 40 के बाद कुत्ते की जैसे बुद्धि हो जाती है। अब क्या बताएं? अब आप ये है कि हमारे अभी वो 3 परिवार का बच्चे शादी लायक हैं, कल कोई ये सारे डेटा बाहर आएगा, 3 परिवार का डिस्टर्ब होगा। अब ये बात इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब इसको कैसे सुलझाएं समझ ही नहीं आ रहा है। अभी ये 8 महीने के पहले का हिस्सा है, लेकिन हमारे परिवार में जब डिस्कशन जब भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में होती है किसी का भी, वो बंदा सबको सुनता है। वो इतना एक्सपर्ट है कि किसी को भी ब्रेन वॉश कर सकता है। और अबला नारी का तो उनको पहला ही सिद्धांत ये रहता है कि बस मेरे पास आ जाओ, मैं सारे सॉल्यूशन दूंगा। बढ़िया, मैं बहुत ब्रीफली इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। चूँकि आपने इतना देर से प्रश्न को एक्सप्लेन किया है तो उसको उत्तर दे देना ही ठीक है, पर बाकी सबको अभी हम एक राउंड सुनेंगे। कुछ लोगों का सुनना बचा हुआ है तो हमको सुनना है। तो ब्रीफ रिस्पॉन्ड करता हूँ इसको, बाकी लोगों के क्वेश्चंस इसमें अभी नहीं ऐड करेंगे। बहुत ज़रूरी है, उनका जो नीड है वो एप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग का नीड है, ठीक है? वो हमारा भी नीड है, हम सब बैठे हुए लोगों का नीड है कि नहीं? जो नहीं आए हैं वो भी बेचारे उम्मीद रखे हुए हैं कि रिकॉर्डिंग देखेंगे तो थोड़ा ठीक मिल जाए, अच्छा ही रहेगा। तो हम प्रॉब्लम आप कह रहे हैं ना, जो पहली वाली प्रॉब्लम है कि लड़की ने एक लिस्ट बना रखी है, 2 तरह से उसका सॉल्यूशन है। एक तो यह है कि अर्ली स्टेज से ही या अभी समझदारी की कुछ बातें उससे हो सके, जिससे ये समझ में आए कि विवाह का मूल मुद्दा संस्कारों में मैचिंग है, न कि हाइट की मैचिंग है, ठीक है? पर फिर भी अगर वो मुद्दा है भी, तो अगली बार जब आप कह रहे हैं कि सारा फिल्टर लगा के कोई नहीं मिल रहा, तो एक ही सवाल पूछना चाहिए कि विवाह नहीं करने की जगह पे वो ज़्यादा सुखी है, ठीक है, या कम हाइट के लड़के के साथ विवाह करके सुखी रहेगी? 175 सेंटीमीटर के लड़के के साथ विवाह करके सुखी रहेगी या बिना विवाह किए सुखी रहेगी? किसमें ज़्यादा सुख है, ये सवाल पूछना चाहिए। और पलट के पूछना हो तो इन दोनों में किसमें दुख कम है, ये पूछना चाहिए। और फिर जो चूज करे वो करे। देखिए, हर आदमी की एक जिंदगी है, जबरदस्ती का कोई मतलब नहीं बनता है किसी का भी। भैया, मैं आपको सुनने के बाद कभी जबरदस्ती नहीं की जी। और पिछले शिविर के बाद ही मैंने कई रिकॉर्डिंग उसको भेजा, और कल का ये दोनों मेरे लिए इतना सूटेबल लगा, क्यों करें और किससे करें, ये दोनों को ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको भेज दिया।
अब वो मेरे से बात नहीं कर रही है और 20 तारीख जाएगी, उस वक्त हमारा गाड़ी में बात होगी। हमारा एक ही निवेदन है कि ये ऑडियो भेजने के पहले ना थोड़ा आपस का मैत्री और बॉन्डिंग डेवलप करने पर काम करना चाहिए, तब ऑडियो भेजना भी थोड़ा काम करेगा। भैया ये तो हमारे बेस्ट, शी ट्रीट्स मी एज अ फ्रेंड, ये बात तो फिर पक्का। ठीक, फिर सुन लेगी। आई नेवर कंपल देयर, और उसको मैंने एक लड़के की तरह से ही बड़ा किया और वो जो भी बात मांगी थी उसको सारे फ्रीडम दे रखा। बढ़िया। तो पहले पर तो मुझे इतना ही कहना था। ये जो दूसरा मसला है ना, इसमें तो देखिए उन दोनों को क्या करना चाहिए था जो इस तरह से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको अपनी समझदारी विकसित करने की ज़रूरत है और अपने परिवार में ठीक से जीने की ज़रूरत है। एक बार इस तरह की कॉम्प्लिकेसी हो जाए तो बच्चे क्या करें, अगर आप ये पूछ रहे हैं हमसे, तो मेरे को तो इतने दिनों की ज़िंदगी में ये समझ में आया है कि जो स्थिति हो उसको बहुत ट्रांसपेरेंटली स्वीकार लेना चाहिए। ठीक है, यही स्थिति है, इसको स्वीकारा जाए। समाज क्या कहेगा जी, समाज में ज़्यादातर घरों में वही चल रहा होगा, ज़्यादातर में नहीं भी चल रहा होगा तो जहाँ ठीक चल रहा है ना, उनको इन चीज़ों में बहुत रुचि भी नहीं होती है कि जाके दूसरे का कमरा झांके क्या चल रहा है। ठीक है, तो मेरी जो स्थिति है उसको स्वीकारना ही सबसे अच्छा उपाय है आराम में रहने का। वरना इतने तरह के इमेज हम अपने ऊपर थोपे रहते हैं कि वही तनाव देता रहता है, दूसरे लोग दें चाहे ना दें। हम ही अगर 10 मुखौटा ओढ़ करके बैठे हुए हैं, वही तनाव देने के लिए पर्याप्त है जी। तो मेरे हिसाब से तो सारी स्थिति स्वीकार लेना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही लोग हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाएगा। पर इसको और अभी नहीं बढ़ाता हूँ। हाँ जी, आप दोनों लोगों से हमको भैया सुनना इसमें है। एक पॉइंट रह गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता ही क्यों? अभी बच्चे ऐसा पूछते हैं कि 40 के बाद आदमी में ऐसा क्या हो जाता है कि एक अफेयर हो ही जाता है। देखिए, ये तो 40 वाले लोग और उसके बाद वाले लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, मैं अभी उस एज में नहीं आया हूँ। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं हमसे अनुमान, तो मेरे हिसाब से अगर शादी हमने सिर्फ रूप को देख करके, ठीक, या उस स्वाभाविक आकर्षण को देख करके किया है और उसी को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो एक समय के बाद क्या होता है कि साथ रहते रहते अगले का बहुत सारा गुण दिखाई देने लगता है, तो उसका बहुत सारा तरीका हमको ठीक नहीं लगता है। वो जो पहले बहुत अच्छा लग रहा था या लग रही थी, उसके जीने के बाकी गुण के पहलू दिखाई देते हैं, तो व्यवहार से चोट लगती है, सम्मान की कमी दिखाई देती है, स्नेह की कमी दिखाई देती है। धीरे धीरे वो कमी इतनी अधिक हो जाती है कि उसके सामने वो जो रूप का आकर्षण था वो दब जाता है, तो उसको देखते ही मूड ऑफ हो जाता है। ठीक, आगे संबंध में जीना तो दूर की बात है, अगले को देखते ही गुस्सा उठना शुरू हो जाता है। अब उसके साथ कोई क्या करेगा अगर उसी में फंसा हुआ है तो? ठीक है, तो अगले जिसके साथ भी जुड़ता है जाके ना, उसका अभी वो पहलू तो दिखा नहीं है। ठीक है, साल 2 साल 3 साल रहेंगे वहां भी वही दिखेगा, ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव हो जाएगा, वहां भी वही दिखेगा। लेकिन वो शुरू का यहाँ 10 साल निकल गया तो वहां 2-3 साल तो निकल ही जाएगा जी, क्योंकि वो खराब वाला पक्ष देखते देखते उससे मन खराब होते होते एक समय लगता है। अभी ज़्यादातर समय ये हो गया है कि घर में रहते हुए एक दूसरे से हमारा इतना मन खराब हो जाता है कि सामने से गुजरने से मूड ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब उस मूड ऑफ के साथ परिवार कैसे चलेगा? वो मूड फ्रेश करने के लिए कहीं तो जाएगा। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कारण बता रहा हूँ कि अगर समाधान की तरफ से सोचेंगे तो वो कारण पकड़ना जरूरी है ताकि उसको ठीक करने पर काम हो सके। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है। जो मैं देख पा रहा हूँ कि भाव वाला पक्ष भी रहता है और जो शारीरिक आकर्षण वाला वो भी रहता है। वही तो भले ही शारीरिक आकर्षण वो रहता है, लेकिन अगर भाव पूर्ति नहीं होती है तो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाते हैं जी। और अगर भाव वाला पूरा है, मैं तो इसमें भी मेन जो है वो भाव वाला है मुख्य। अगर भाव पूर्ति हो रही है तो व्यक्ति कहीं नहीं जाता। तो ये दोनों जो है ना, अल्टीमेटली इसलिए नहीं है कि विवाह के बाद उसमें और डूबते रहें।
ये इसलिए है कि विवाह के बाद धीरे धीरे इसको समीक्षित करके, मूल्यांकित करके, इवेलुएट करके हम इससे बाहर निकल सकें। ये अंतर भी पकड़ना जरूरी है कि विवाह इसलिए नहीं है कि हम इस डिपेंडेंसी को दिनों दिन बढ़ाते जाएं, ठीक, या इसी परस्पर आकर्षण में हम और डूबते चले जाएं। ये इसलिए है कि उसको होश पूर्वक देखते हुए उससे बाहर निकल सकें, हम धीरे धीरे इस बात को समीक्षित कर सकें कि ये सुखी होने के लिए इतना भी जरूरी नहीं है। जी, फर्स्ट नंबर में ये जो डिपेंडेंसी होती ना हमारी, आपसे भाव हमको मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी नहीं है। मैं भाव का ठीक से निर्वाह करता हूं ना, आप अपने में पलट के देखिएगा इस बात को प्रस्ताव की तरह। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको सत्य माना जाए। जितना जितना हमारे अंदर विश्वास, सम्मान, स्नेह का भाव अगले के लिए भरता चला जाता है और हम प्रधानता से उस पर निर्वाह करने पर ध्यान देते रहते हैं, उतना उतना दूसरे से मांगने की अपेक्षा समाप्त होती चली जाती है। जितना जितना ये भाव हम में स्थिर होता चला जाता है समझ के आधार पर, ठीक, उतना उतना बाहर से उसको पाने की, दूसरे से उसको मांगने की कामना समाप्त होती चली जाती है, क्योंकि बाहर से आप मांग ही इसीलिए रहे हैं कि वो सुख चाहिए बाहर से। एक बार वो सुख अंदर मिलने लगा अपने समझ के आधार पर, अपने भाव के आधार पर, फिर आप सुख मांगने के लिए बाहर इन भावनात्मक सहयोग में नहीं जाते, बल्कि सुखी होकर के अगले को सहयोग करने के अर्थ में भावनात्मक सहयोग करते हैं। तो करना कई गुना बढ़ता चला जाता है, मांगना कम होता चला जाता है। तो दोनों पक्षों का अगर करना बढ़ता चला जाए, स्वाभाविक रूप से मिलता भी बहुत है, लेकिन कामना नहीं बचती है पाने की। ये स्थिति बनने की जरूरत दिखती है। हो ही सकता है, हो ही सकता है। माइक, इधर की माइक कहाँ है? हाँ भैया, जो जैसे आपने बोला कि अपनी देने, एक माइक कहीं पास कर दीजिए, दोनों मत रखिए, एक पीछे अपना कर दीजिए। देने का ज्यादा, भाव को देने का ज्यादा होना चाहिए अपने, तो आप अंदर शांत रहोगे। तो ये चीज मैंने खुद में एक्सपीरियंस की। मैं बहुत बार देती हूँ, तब तक मैं खुश तो रहती हूँ, पर बहुत लंबे समय बाद अगर मुझे नहीं मिलता वापस तो थोड़ा दुख भी होता है। और ठीक है, मेरे को समझ नहीं थी, मैं इस चीज़ को मान के करती हूँ कि पर आज मेरी जैसे दादी हुई या मेरी मम्मी हुई, बुआ हुई, तो उन सब लोगों ने भी बहुत बहुत करा है लोगों के लिए, इन द सेंस ऑफ ममता। मैं अभी अफेक्शन और उसकी बात नहीं करती हूँ कि पता नहीं कितनी समझ थी, पर ममता के बेसिस पर उन्होंने बहुत करा है। बट इंडिविजुअल इंसान पर जब बहुत बोझ पड़ता है, इन द सेंस कि उसको ही उसको करना है और उसको रिटर्न में नहीं में, तो उसकी भी फीलिंग की नीड तो है, तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इंसान के अंदर वो एक्सपेक्टेशन तो बिल्ड होते ही जाएगा और फिर अग्रेशन भी आते जाएगा इवेंचुअली। ठीक कह रहे हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे से ना मिले, अगर जरूरत लग रही है तो उसको, इसलिए मैंने कहा कि विवाह की आवश्यकता है, और जरूरत लग रही है तो अपने भावों को सही भाषा के साथ व्यक्त करने की जरूरत है। एकदम सिंपल, आपसे हमको सहयोग चाहिए और नहीं मिल रहा है, हम बहुत आराम से कह सकते हैं आई फील इरिटेटेड, आई फील डिप्रेस्ड, आई फील होपलेस। मैं निराशा महसूस करता हूँ, करती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे ये सहयोग की या मुझे इस सहयोग की ज़रूरत महसूस होती है। ये कम्युनिकेट किया जा सकता है अगले को। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अपने मन में हम घुटते रहें, हम तो कह रहे हैं इस तरह से बोलें कि अपनी बात अगले तक सटीकता से पहुँच सके। बोल तो इसीलिए रहे हैं ना, आप 1 घंटा रोएं और अगले को कुछ समझ में नहीं आए तो मतलब क्या है उसका? पर भैया, मैंने तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि जब मैंने बोला कि आई एम फीलिंग डिस्टेंट फ्रॉम यू, तो एक तो ब्लेम आप पे आ जाता है। ये जो फ्रॉम यू कहा ना आपने, वहीं से ब्लेम है। नहीं, ये वैसे नहीं, आई एम फीलिंग डिस्टेंस बिटवीन अस, वो उस सेंस में या फिर सेंटेंस में गलती है। आई एम फीलिंग में डिस्टेंस नहीं है, आई एम फीलिंग होपलेस, आई एम फीलिंग इरिटेटेड, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। अपना भाव बताने की जरूरत है, ना कि तुमसे दूरी महसूस करता हूँ ये बताने की जरूरत है। पर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपको उस इंसान से एक डिस्टेंस फील हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे फिर? पहले अपना फीलिंग कि वो डिस्टेंस फील होने से क्या महसूस होता है,
ठीक I'm है? not feeling comfortable because I'm चलो, तो feeling. आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल बिकॉज आई नीड, ठीक है? डिस्टेंस फील हो रहा है, इसका मतलब क्या है? क्लोजनेस की नीड है, ठीक है? ये नीड हुई ना, तो आई नीड क्लोजनेस, ऐसा है पॉजिटिव सेंस में बोलो, ना कि नेगेटिव एग्जैक्टली में बोलो। ये सब बोल रहे हो आप। एक एक स्टेप धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है। पर रिक्वेस्ट जब हम कर रहे हैं ना, दूसरे को सेंटर में नहीं रख रहे, अपनी बात कर रहे हैं। और अपने जो भी रिक्वेस्ट हैं, क्या नहीं करना चाहिए का मैं उदाहरण दिया था ना, कि आप कहते कि ऑफिस जल्दी आया करो, ऑफिस से जल्दी लौटा करो, तो ये आपका नीड नहीं है कि ऑफिस से जल्दी लौटे। आपका नीड तो यह है कि वो 7 बजे घर आए, नहीं तो ऑफिस से 7 बजे निकलेगा, 2 घंटा बियर हाउस में बैठ के आएगा, तो ऑफिस से तो जल्दी निकल गया, घर आना नहीं हुआ। साथ रहने की नीड पूरी नहीं हुई। तो अब जैसे ये सब जो रिलेशनशिप्स में चीटिंग हुई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हुए, तो अब इन लोग को तो पता ही नहीं था कि बोलना कैसे है किसी को भी। जो हो चुके हैं उनको तो पता नहीं था, तभी हुए हैं। तो अभी मतलब अभी क्या करें? हाँ, और उस चीज़ को आप रिपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को अगर समझ नहीं है किसी चीज़, तो आप उसको रिपेयर कैसे करोगे? देखिए, दूसरों का क्या करेंगे इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, और अभी उन दोनों लोगों का सुनना है हमको, इसलिए इस चर्चा को और नहीं बढ़ाऊंगा मैं। अभी दूसरों का क्या करेंगे ये गैर महत्वपूर्ण बात है। बट डर इसलिए क्योंकि आगे शादी होने वाली है, तो मेरे वही- साथ हो गया तो देखो, मैं तो पहले ही बताया, अगर पूछोगे कि क्या गारंटी है कि सब ठीक ही होगा, कोई गारंटी नहीं। प्रिकॉशन पूछ रही हूँ मैं तो। कोई, हाँ, प्रिकॉशंस की जगह से बात करोगे तो जितना कहना था मैं कह चुका, मैं उसी को रिपीट ही करूँगा। बट इतना समझना जरूरी है कि 100% गारंटी कुछ नहीं है, और उसके बाद भी अगर होता है ना, हमसे कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम गलती स्वीकार सकें, क्षमा मांग सकें, ये अगले को रिपेयर करने का सबसे बेस्ट आइडिया है। और मैं इसको कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अंदर सॉरी का भाव नहीं हो और आप मुंह से सॉरी बोलाएं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग एक बार अपने एक टीचर को जाके बोले, सर सॉरी, वो इतने नाराज हुए, यू गाइज डोंट मीन सॉरी, और ये सब बताए बहुत सारा। बाद में पता चला कि उसके बेटे ने उनको सॉरी कह के ब्लैकमेल कर लिया था 2 जगह पर। तो वो नाराजगी अंदर बैठी हुई है, और हमारे एज के ही बच्चे होंगे उनके, तो जैसे ही सॉरी सुनते हैं उनको लगता है ये तो चीट कर रहा है, कुछ बात ही नहीं कर रहा। तो इस तरह के सिचुएशंस तो होते रहते हैं। अगर हमसे कभी भी गलती हो जाती है तो सबसे सटीक तरीका है ईमानदारी से उसको स्वीकारना, क्षमा मांग पाना, आगे उसको रिपीट नहीं करना। और आप करके देखिए, इससे अगले का घाव भरता है कि नहीं भरता है। करके देखिए इसको, अपने लिए पलट के देखिए कि जहाँ जहाँ आपको घाव हो गया हो, अगर अगला उसको ना करे, ठीक, आगे जो है उसको क्षमा मांग सके, और अगर कर सकते हैं तो एक स्टेप और है कि भरपाई के लिए कुछ सहयोग कर सकते हैं तो वो भी कर दें, वो भी कर दें। ये नहीं समझा मैं वापस। उसका मतलब यह है कि हमारे कारण जो भी समस्या हो गई आपको, अगर उसके रिपेयर मेंटेनेंस में हम कुछ कर सकते हैं तो कर दें। जैसे मान लीजिए आपका 2 लाख रुपया हमने चीट कर लिया था, आज हमको समझ में आ गया, ब्याज सहित 4 लाख आपको वापस दे देंगे। क्वेश्चंस इस पे आगे नहीं लेने की बात तो है। ये तो बहुत ही क्लीन तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो गया। बट इन मतलब मैं यहाँ ये सीख ली, इन लोगों के साथ में रह ली, या तो मैं इनके साथ ही परमानेंट रहने लग जाऊँ तो शायद कुछ बेटर हो सकता है। पर अब जब मैं वापस जाऊँगी तो वहाँ पर जो वर्ल्ड में मुझे रहना है, मैंने ये इतना एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैं अभी तक मैं बहुत ही क्लियरली अपनी बात बोलती हूँ, पर ठीक है, इतना पॉजिटिव कनोटेशन में नहीं बोल पाती हूँ, नेगेटिवली भी बोल देती हूँ, जो बेटर करूँगी। बट द वर्ल्ड, लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ हैज़ बिन वेरी स्ट्रैटेजिक टू मी। ये जितना आप कह रहे हैं ना, देखिए, जितने डिफिकल्ट केसेज में जाते हैं, जितनी बीमारी अधिक, डॉक्टर की एक्सपर्टीज उतनी ज़्यादा। सिंपल सी बात है, जितने आप कहेंगे कि डिफिकल्ट केसेज हैं, उतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। नंबर 2 बात है ये। नंबर 1 बात ये है कि उन लोगों में भी आपको ट्रस्ट ऑन इंटेंशन बना रहता है कि नहीं बना रहता है। अगर वो नहीं बना हुआ है, सहयोग अयोग की बात छोड़िए, अपनी सुरक्षा के उपाय सोचने की बात है। मतलब बस अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाओ और खुश रहने की कोशिश करो। अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाओ, फिर दूसरे को इस तरह का रिस्पॉन्स कर सको कि उसके कॉम्पिटेंस में भी वृद्धि हो सके। इतना ही कह रहा हूँ मैं।
हाँ, इनकी बात सुन के ले लेते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं जी हम लोग, अभी और बातें करनी है। बस एक क्वेश्चन है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जहाँ पे हमारी ओर से हमने सही किया है और शायद करने का तरीका सामने वाले के अकॉर्डिंग ठीक नहीं था, बट हमारी तरफ से हमने वो भी ठीक किया है, समझाने की भी कोशिश करी कि ये ऐसा ऐसा था, इस वजह से ऐसा किया, ये भी बता, सॉरी भी बोल दिया कि अगर आपको फिर भी बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, मतलब बेसिकली जो आप जितना कर सकते थे अपन जो ये सब कर रहे हैं वो कर लिया, पर सामने वाले के दिमाग में अभी भी वो कचरा भरा हुआ ही है, तो फिर क्या करेंगे? छोड़ दें, अगर कुछ नहीं हो सकता है तो छोड़ दें, इतना सिंपल उत्तर, क्या कर सकते हैं। तो इस तो संबंध खत्म करने की बात हो गई ना। देखिए, फिर आपको यही बात करनी पड़ेगी कि ये जो आपको लगता है कि आपने सब कर लिया, उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। मैं दो में से एक संभावना से ही तो चलना पड़ेगा, या तो जो हमने किया उसको और बेहतर करें ताकि उपाय निकल जाए, नई संभावना लगती है तो जहाँ है वहाँ ब्रेक लगा लें, इतना ही हो सकता है जी। आप दोनों लोगों का सुन लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। हेलो, मेरा एक सवाल था उसी से रिलेटेड, वो जो 2 नीड्स थी, पर वो आपने कहीं ना कहीं क्लैरिफाई कर दिया, बट एक बार मुझे एक वापस बताना, मैं सही समझा कि नहीं। वो दोनों नीड्स अगर नहीं, आपको पहले शादी करने से पहले अगर नहीं महसूस होती तो आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है, पर जरूरत नहीं है नहीं कह रहा हूँ, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हाँ, तो आप बाध्य नहीं है कि आपको शादी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो दोनों नीड है और फिर शादी नहीं करेंगे तो आप समाज के लिए समस्या पैदा करने वाले हैं। अच्छा, तो शादी अगर कर लिए, मेरा सवाल तो ये था, शादी अगर कर ली है तो उसकी नीड खत्म होने के बाद में आपको ज़रूरत नहीं रहेगी शादी की, तो क्या करें? पर वो आपने सवाल का जवाब दे दिया कि वो वहाँ से निकलने का नीड नहीं रहेगा, फिर भी आपको उससे संबंध महसूस होगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, तो उसका निर्वाह फिर भी किया जा सकता है। अंकल की सलाह है कि भारत में जितनी विवाह की समस्या है उतनी नेपाल में नहीं है, इसलिए जिनको समस्या हो नेपाल जाके शादी कर लें। अंकल के पास सब सूचना है कहाँ क्या चल रहा है। देखिए क्या है ना, मैं इस बात को थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूँ। वो दोनों जगह से जो शुरू किया ना हमने, उसको थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूँ मैं। ये तो दोनों जगह से शुरू किया ना, पहला 2 नीड को प्लेस किया, वो अगर है तो विवाह हमारी बाध्यता है, ठीक, बाध्यता है। उस नीड से अगर हम ऊपर उठ गए हैं तब भी विवाह इस आधार पर तय होगा कि हम व्यवस्था में भागीदारी किस में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जो परिवार और समाज की व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने की दृष्टि से हमारी भागीदारी कैसे सटीक होगी कि साथ मिलकर के हम समाज की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वाह कर सकें और अगली पीढ़ी के शिक्षा संस्कार का पालन पोषण का काम ठीक से कर सकें। विवाह का मूल प्रयोजन तो ये है, ठीक है। स्वस्थ विवाह का प्रयोजन ये है। पहला 2 स्थिति में तो बीमारी लगी हुई है इसलिए बाध्यता है, लेकिन वो बीमारी ठीक भी हो जाए तो विवाह का एक निश्चित प्रयोजन है कि हम समाज में व्यवस्थाओं में ठीक से भागीदारी कर सकें, ठीक, और अगली पीढ़ी के शिक्षा संस्कार और पालन पोषण में हम सार्थक भागीदारी कर सकें। उस दृष्टि से विवाह की जरूरत है नहीं। तो उसके बाद अगर शादी कर भी लिए हैं और उन दोनों से बाहर निकल गए तो ये नीचे वाली 2 जिम्मेदारियां हैं जो हमारा मुख्य रूप से फिर विवाह का प्रयोजन बनता है कि अब हम साथ किस लिए रहेंगे और क्या करेंगे। तो ये काम करेंगे मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी और नेक्स्ट जनरेशन का गाइडेंस, पालन पोषण, नर्चरिंग और गाइडेंस, उसके लिए विवाह जरूरी है। बढ़िया, हाँ जी कहिए, आपका भी सुन लें फिर आगे चलेंगे।
सर मेरा इसमें एक डाउट है। तो ये जो पूरा का पूरा जितना भी 4-5 पॉइंट था कि विवाह करे या ना करे, वो सारा लव मैरिज में लाइक टिक होता है ना? तो फिर इतना अगेंस्ट क्यों है सोसाइटी लव मैरिज के? एंड ऐसे मतलब अरेंज क्यों कराना चाहते हैं जहाँ पे वो ऐसा भी हो सकता है कि पाँचों ना हो पाए? एगेंस्ट क्यों है का मैं 2 उत्तर दूंगा, ठीक है। एक उत्तर ये है कि पारिवारिक सामाजिक एक प्रेशर है, नॉर्म्स है, एक तरह का सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है। उस सिस्टम के एगेंस्ट हम जब भी कुछ करते हैं तो आंखों में चुभेगा तो जरूर जी, कि नहीं? एक जो नॉर्म्स बन गया है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपका कारण बता रहा हूं, आपने कारण पूछा है तो, कि एक जो बने बनाए समाज के जिस समाज के कुछ तरीके हैं, वहीं तो ये चुभता है। जिस समाज में ये सब कर ही रहे हैं, ठीक है, जो माँ बाप भी कर रहे हैं, जो दादा दादी भी कर रहे हैं, वहाँ आप लव मैरिज करेंगे थोड़ी किसी को प्रॉब्लम होती। प्रॉब्लम तो उस समाज में होती है जहाँ ये संस्कृति के रूप में नहीं रहा है, ठीक है। उस समाज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जहाँ ये संस्कृति के रूप में स्वीकार हो गया है, वहाँ किसी को तकलीफ नहीं होती। तो तकलीफ का कारण तो ये है, अगर आप पूछेंगे तो पहला। एक दूसरा कारण और है, उनको कंसर्न है कि इस उम्र में आके जो आप निर्णय लेंगे वो हो सकता है रूप के आधार पे ले रहे हो सकता है स्वाभाविक आकर्षण के आधार पे ले रहे हो सकता है अगला कल आपको चीट करके चला जाए, आप पहचान नहीं पाए उसको ठीक से, और आपकी जिंदगी खराब होगी, आपको भुगतना पड़ेगा उसका। ये कंसर्न है, कंसर्न है। मैं उत्तर दे देता हूँ, फिर पूछना। कंसर्न ये है, ठीक, ये समझ में आया? तीसरी जो एक और बात होती है ना, पहला तो हो गया जो सोसाइटी के जिस नॉर्म से वो पले बढ़े हैं उसके कारण है। दूसरा आपके प्रति एक कंसर्न है कि उनको लगता है कि इस उम्र में आप आवेश में आकर के, चाहे रूप के आधार पर चाहे स्वाभाविक आकर्षण के आधार पर, कहीं उलझ न जाएं, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, आपकी ज़िंदगी खराब ना हो जाए। ये कंसर्न है उनका, कंसर्न है, ठीक। अब आप बताइए। सर इस हिसाब से लाइक उनके साथ वो कंसर्न रख रहे हैं जिनके साथ शायद हम लोग जिनको 3-4 साल 2 साल से जान रहे हैं या फिर उससे भी ज़्यादा, और उसके साथ कंसर्न नहीं रख रहे हैं जिससे शायद 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले मिलवाया गया है। ये भी अच्छी बात है कि ये जिससे 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले मिलवाते हैं ना, सामान्य रूप से, उसमें भी ये बात देखने की ज़रूरत है कि वो किस आधार पे मिलवा रहे हैं। या तो कोई सोसाइटल नॉर्म्स है, ठीक, जैसे जाति का नॉर्म्स हो सकता, धन का नॉर्म्स हो सकता, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस का नहीं है जिस लड़के को तुम ढूंढ के लाए हो, हमारी जाति का नहीं है, ठीक। ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ कठिनाई होती है, इसलिए कहते हैं। या वो जिसको पहले से जानते हैं, जिसके पारिवारिक बैकग्राउंड को, ठीक है, उनके मित्र का कोई हो, उनके और उसका कोई हो, वहाँ भरोसा उनका ज़्यादा होता है क्योंकि वो उसको जानते हैं। इस बेसिस पर ये उनका आश्वस्ति है ठीक होगा। आप जिसको लेके जा रहे हैं उनके लिए उनको लगता है कि इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, और बच्चे की बुद्धि पर उस लेवल का भरोसा नहीं होता है। सर जो आप कह रहे हैं शायद सही हो, बट जैसे अगर जो मेरे मम्मी पापा है ना, तो इनकी फैमिली इनको कभी जानती थी ना, इनका फैमिली इनको कभी जानती थी ना, दूर दूर तक ये लोग एक दूसरे को जानते थे, फिर भी एक दूसरे को देख लिया और शादी कर ली जी। तो उस समय में ऐसा सोचते भी नहीं थे कि ये पसंद वाला चाहिए। आप उस पीढ़ी से बात करेंगे ना, तो उनका तो स्वीकृति ऐसा होता था कि जो मिलेगा, जो माँ बाप चुन के दे देंगे, हम उसके साथ निर्वाह करेंगे। पूछ के देखिए उस पीढ़ी से। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, माँ बाप ने उन्हें कैसे चुन लिया फिर, जब माँ बाप तब उनका कंसर्न उगा नहीं। देखिए क्या है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि उनका कंसर्न उठाने, क्या निश्चित रूप से कंसर्न होगा,
और जो उनकी स्थिति परिस्थिति होगी उसमें जो बेस्ट उनको दिखाई दिया होगा वही चुने होंगे। इनसे बेटर ऑप्शन मिल रहा होगा और उसको छोड़ के यहाँ भेज दिए, ऐसा पहले ही थे मेरे पापा और उनका हो गया। जी लाइक पहले ही थे मेरे पापा, लाइक हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही वो थे और बाकी ऑप्शंस नहीं देखे और हाँ हो गया और शादी हो गई। पसंद आ गया होगा, माँ बाप को पसंद आ गए होंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ जी। जो शादी का निर्णय लेने वाले माँ बाप होंगे उनको लगा होगा लड़के की जॉब ठीक है, देखने में ठीक ठाक है, अपने कास्ट का है, जो भी हिसाब मिलाते होंगे, मुझे नहीं पता क्या पैरामीटर्स चलते हैं, बट उन पैरामीटर्स पर मैच करा के ठीक लग गया होगा, तब और कहाँ जाना जी। आपको यहाँ खाना मिल जाता है और ठीक लग जाए, आप होटल जाओगे ढूंढने? होटल इसलिए ढूंढने जाते हो कि यहाँ वाला खाना ठीक नहीं लगता है। मैं इससे ये समझ पाई हूँ कि अगर हमारे को मतलब लव मैरिज करनी है तो मतलब अगर हमारे पेरेंट्स इससे सहमत नहीं है तो उनको हमारी योग्यता और हमारी अंडरस्टैंडिंग पे विश्वास नहीं है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि उनको उससे मिला दे और उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो ठीक लगने लगे, तो उसके बाद तो अरेंज लव जैसी। वही देखिए, शुरू कहाँ से करेंगे, मुझे इसमें बहुत मुद्दा नहीं है कि माँ बाप ढूंढ के लाए कि हम ढूंढ के ले आए। मुद्दा इस बात का है कि विवाह का निर्णय पहले ले लिए हैं फिर माँ बाप को कन्विंस कर रहे हैं, या निर्णय बाद में ले रहे हैं, माँ बाप की सहमति पहले ढूंढ रहे हैं। मैं एक ही बात जो 3 दिन से कह रहा हूँ ना, हम निर्णय लेकर के अगले को पास पहुँच रहे हैं या हम एक ऑप्शन के साथ अगले के पास पहुंच रहे हैं कि हम साथ मिलकर के निर्णय लेंगे। सबसे बड़ा जो गेम है ना वो इस जगह पर खड़ा है। हम निर्णय लेके अप्रोच करते हैं तो अगले को लगता है फिर इस निर्णय में मेरा पार्टिसिपेशन कहाँ है, वेयर एम आई इन दिस डिसीजन, व्हाट इज माई इंपॉर्टेंस इन दिस डिसीजन, व्हाट इज माई रोल इन दिस डिसीजन। ठीक है, ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। हम बार बार ये बेसिक चूक करते हैं किसी भी संवाद में। हम निर्णय पहले लेके बैठे होते हैं, फिर जाते हैं बात करने, हमको लगता है बात नहीं बन रही है। आप बात करने नहीं जा रहे हैं, आप अगले को सब तरफ से घेर के हाँ सुनने जा रहे हैं। ये बात करना थोड़ी होता है जी, ये बात करना थोड़ी होता है। भैया इसी में एक बात ऐड करना था जी। मेरे कोलीग मेरे सुपीरियर थे, उनकी डॉटर बेंगलुरु में नौकरी कर रही थी, उनकी समाज के हट के वो एक लड़के से उनका प्यार हो गया एंड दे वेटेड फॉर 3 years टू कन्विंस देयर पेरेंट्स, और पेरेंट्स ने सुइसाइड का बोल दिया है कि मदर तो इतना अडियल थी कि सुइसाइड होगा, अभी शादी तो नहीं हो सकता। इस समाज से तो हो ही नहीं सकता। मैं रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए समाज का नाम नहीं लेना चाह रहा जी जी, बट भैया आज देखेंगे वो उनका बेटा बना हुआ है। मतलब वो इतना प्यारा बच्चा है कि हमारे घर पे भी आया हुआ है, दे आर सो हैप्पी एंड दे आर ब्रिंगिंग अप ए चाइल्ड, इतना ब्यूटीफुल तरीके से ब्रिंगिंग कर रहे हैं, देख के आश्चर्य होता है। और एक ही ये बच्ची बता रही थी हमारे समझ में विश्वास नहीं है, सोनल मुस्कान सारे फ्रिज में 35-40 टुकड़े में मिले हैं, वो भी 3-4 साल उस बच्चे लड़की को समझते थे और लास्ट में उनको टुकड़े टुकड़े फ्रिज के अंदर मिला था, वो भी इनका समझ के आधार पर ही शादी हुआ था। पेरेंट्स अगेंस्ट थे लेकिन वो मर्डर ही हुए उनके पेरेंट्स, वो डर से ये लव मैरिज के अगेंस्ट जाते हैं। ये दोनों पहलू हैं, तो इफ यू आर एबल टू कन्विंस देम ये सक्सेसफुल हो सकता है। मैं तो कम से कम 100 केस जानता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, 100 कह रहा हूँ तो 100 से अधिक निकलेगा, 99 नहीं, जहाँ बहुत अच्छे से वो अपनी बात को पेरेंट्स को रख पाए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस कर पाए, हमको क्यों ये ठीक लग रहा है उसको बता पाए। पेरेंट्स जल्लाद नहीं है जी, ठीक है। कौन माँ बाप, मैं तो खुले में कहता हूँ, कौन माँ बाप है जो अपने बच्चे का शुभ नहीं चाहता है, ठीक है। ढूंढ के एक दिखाइए ना, बहुत मुश्किल है, एक ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम निर्णय लेके बैठे होते हैं, वहां चोट जाती है। उनके जो कंसर्न्स है, देखिए हमको क्या लगता है, हमको लगता है हमको शादी करनी है, सोसाइटी तुम जानो,
अरे भाई, हम अगर जिम्मेदारी से सोचेंगे तो हम अपनी शादी की नीड को भी सोचेंगे, आपका जो सोसाइटी में फेस है उसके लिए भी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? ये दोनों नीड कैसे पूरा हो, इस डायरेक्शन को हम ध्यान में रख के सोचेंगे कि तुम जाओ बाहर में, हमको तो शादी करनी। ये कोई कंसर्न होता है क्या हमारा आपका? अगर एक बार फीलिंग ऑफ अफेक्शन के साथ हम एक दूसरे को संबंधी मानते हैं तो हम अपने सुख दुख का तो मतलब रखते हैं, तुम जाओ बाहर में। ये तो कोई संबंध की बात नहीं होती ना जी, कैसे इसको संबंध कहेंगे? मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन को अगर हम ठीक कर पाएंगे, डिसीजन को लेने के पहले अगर हम डायलॉग को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, उसमें पेरेंट्स के जो कंसर्न्स हैं उसको अगर हम ठीक से एड्रेस कर पाएंगे, ठीक, तो कठिनाई नहीं है, कठिनाई नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। सर, जो आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, लाइक इस केस में, विवाह के केस में कैसे वो कम्युनिकेशन बैठ सकता है? लाइक मुझे भी तो पहले श्योर होना पड़ेगा, जैसे हम पहले दोस्त बने, दोस्त से रिलेशन में आए, रिलेशन से अफेक्शन, प्यार वगैरह वगैरह बढ़ता गया, तब हमको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ ओके, अब शादी कर सकते हैं हम लोग, है ना? और फिर अपने मम्मी पापा के पास जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ डिसीजन, बट एक निर्णय तो लेके जा रहे हैं। तो इससे पहले का कम्युनिकेशन हम कैसे करते कि मैं इसको डेट करने वाली हूँ और शायद अगर हमारा वो हो जाएगा तो हम इससे शादी कर, तो मैं इसको डेट कर लूँ, ऐसा कम्युनिकेशन होगा? ये जो है ना, अगर आप हमसे पूछेंगे कि ये कैसे इसको प्रोसीड करना है, तो शुरू यहाँ से होगा कि आपकी पेरेंट्स डेटिंग को ठीक मानते हैं कि नहीं मानते हैं। कम्युनिकेशन तो वहाँ से शुरू होगा, ठीक है? हमने डिसीजन ले लिया कि मुझे डेटिंग करना है या मैं डेटिंग करूं, उसके पहले आपको पता होता है कि आपके पेरेंट्स डेटिंग के बारे में क्या मानते हैं, नहीं मानते हैं, ठीक है? आपको पता होता है। और अगर पता है कि वो ठीक नहीं मानते हैं तो पहला कम्युनिकेशन उसी जगह पर होना जरूरी है कि विवाह के लिए डेटिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। फर्स्ट कम्युनिकेशन वहाँ चाहिए, ठीक है, वहाँ चाहिए। और ये सारा कम्युनिकेशन तब पॉसिबल है जब एक दूसरे के सामान्य जीने में स्नेह और मैत्री का भाव हो, नहीं तो कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम रोज़ एक दूसरे को जवाब देने में लगे हुए हैं, अगर रोज़ हमको लगता है कि अगले का कोई मतलब ही नहीं रह गया है हमसे, या अगला बेकार ही है, पहले उसको ठीक करने की ज़रूरत है, फिर ये कम्युनिकेशन होगा। और कम्युनिकेशन में आपने पूछा ना, फर्स्ट स्टेप में ये सॉल्व होगा कि हम दोनों डेटिंग को ठीक मानते हैं कि नहीं मानते। जो हमारा सामूहिक निर्णय होगा हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे, ना कि इंडिविजुअल निर्णय के साथ, ठीक है? और उसके बाद अगर तय होता है, ठीक है, तो जो प्रक्रिया नहीं का तय हुआ तो वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, डेटिंग का तय हुआ तो वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पर ये जो आप कह रहे हैं ना कि इतना इतना स्टेप से गुजर के ही पता चलेगा, देखिए मैं अपना वो बता सकता हूँ ऑब्जर्वेशन कि संबंध का निर्वाह तो होता है विश्वास, सम्मान और स्नेह के भाव को समझने से और उसका निर्वाह करने से। उसको अगर नहीं समझे तो अरेंज मैरिज करिए कि लव मैरिज करिए कि कोई मैरिज करिए, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलना है। हमने तो बहुत सारे लव मैरिज भी होते हैं देखे, ठीक है? विवाह के, हाँ 1 मिनट बस आप ही को दे रहा हूँ अवसर, विवाह के 6 महीने के अंदर हमने डाइवोर्स होते भी देखे। और विवाह तो छोड़िए, इंगेजमेंट से मैरिज के बीच में ही कितने रिलेशनशिप ब्रेक हो जा रहे हैं आज के दिन, उसी का हिसाब लगा के देखिए ना। ये जो अभी की जो ये जनरेशन तैयार हो रही ना, उसमें एक सामान्य चूक ये है कि जाने अनजाने, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब ऐसा चाहते हैं हम, जाने अनजाने डिज़ाइन ये बन रहा है कि ये मेरी लाइफ है, तुम कोऑपरेट करोगे तो करो, नहीं करोगे तो हम और देखेंगे। अगला भी तो यही सोच के बैठा हुआ है कि ये मेरी लाइफ है, तुम कोऑपरेट करोगे तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे एटीट्यूड के साथ 2 लोग आएंगे तो कितने दिन साथ चलेंगे जी? फिर एडजस्टमेंट कोई कुछ दिन कर पाता है, कोई कुछ दिन कर पाता है, फिर वहाँ से मन उबता है तो 10 तरीके और ढूंढता है जी। वही जो आपने अभी कहा, पेरेंट्स की तरफ से तो हमें इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप गलत फेस वॉश ले आए तो आई विल नॉट यूज़ इट।
मतलब आप मेरे लिए यदि एक शूलेस भी खरीद रहे हो तो यू बेटर आस्क मी बिफोर बाइंग इट फॉर मी। मेरे रूम में एक छोटा सा बल्ब भी लगाया तो ये मेरी पसंद का नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज लाइक बोथ वेज। बिल्कुल, मैं तो इससे सहमत हूँ। ये विवाह का मुद्दा भी ना 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल के बाद आता है। ये 15-17 साल जो हम एक दूसरे के साथ जी रहे होते हैं ना, उस पर अगर एक बार हम एश्योरेंस बना पाएंगे और अगर माता पिता को ये लगने लगे कि आप जिम्मेदार हैं, आपके निर्णय को हायर प्रायोरिटी पे रखते हुए दिखाई देंगे। अगर पेरेंट्स को एक बार ये दिखना शुरू हो जाए कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसीजन लेते हैं और ठीक निर्णय लेते हैं, ठीक है, वो सब तरफ से आपका सपोर्ट करेंगे जी। कैसे नहीं करेंगे? आप माँ बाप से पूछिए ना वो क्या चाहते हैं, बच्चा उनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिए कि कम रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिए, पूछ के देख लीजिए। भैया हाँ, एक मिनट आता हूँ। एक एक मुद्दे पे चलें तो आगे बात हो पाएगी, और एक भी मुद्दा पकड़ लेंगे ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा समझदार जिम्मेदार होकर के जिए या नालायक रहे। उत्तर तो साफ है ना। हमको ये दिखना ज़रूरी है कि अगर उस समझदारी और जिम्मेदारी से हम जीते हुए दिखाई देंगे तो पेरेंट्स क्यों नहीं सब। हमारे जीने में अगर वो जिम्मेदारी नहीं दिखाई देती हो, हमारा जीना ऐसा हो कि घर के 100 काम अगर होंगे तो उसमें 5 भी हम नहीं करते हो, 95 पेरेंट्स करते हो, तो जिम्मेदार कौन माने जाएंगे, पेरेंट्स की मैं? घर की व्यवस्था चलने के अगर 100 काम हो, 95 पेरेंट्स कर रहे हो, 5 भी हम करते हो या नहीं करते हो, या उसमें भी मुंह बनाते हो, या उसमें भी जवाब देते हो, या उसमें भी आलसी करते हो, ठीक, कौन जिम्मेदार माना जाएगा? जो 95 कर रहा कि जो 5 कर रहा? अगर घर की जिम्मेदारियों को आप प्रधानता से लेना शुरू कर देंगे, उसमें भागीदारी उनकी आपकी ठीक से दिखेगी, तो क्या समस्या होगी जी माँ बाप को? क्या समस्या होगी कि नहीं? ये लगता है तुम्हारी उम्र के बच्चों को बताना जरूरी है, नहीं तो ये कहेंगे ये बड़े लोग तो ऐसे ही जो है चीट कर लेते हैं बच्चों को। इनको माइक दो जी। हाँ आता हूँ भैया, आता हूँ। नमस्ते सभी को। मेरे घर में क्या है कि मेरी बहन है, उसको मम्मी कुछ बोलती है कि तू झाड़ू कर ले, पोछा कर ले, तो वो पलट के मेरे को बोल देती कि तू कर ले, तू सबसे छोटा है तो तेरे को कर देने का चाहिए, मैं नहीं करूँगी। तो वो क्या करती है, मम्मी उसको बोलती है तो वो पलट के जवाब दे देती है और सो जाती है। पूरा बोझ मेरे पे आ जाता है। फिर मैं मम्मी को बोलता हूँ ठीक है चलो कोई नहीं, उसने बोल दिया तो अभी उसकी आदत है, तो उसका चित्रण बन गया है ऐसा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बोल देता हूँ कि अभी हो जाए तो हो जाए, चलो कोई नहीं, वो उसने बोल दिया है, मेरे को बोल दो जो भी चाहिए वो। तो पहले क्या होता था कि पहले मैं आवेश में आ जाता था कि वो बोल रही है, वो बड़ी है, तो उसको थोड़ा तो करना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो करना चाहिए। घर में कोई कंट्रीब्यूशन तो कैसे कर ही रही है, बट थोड़ा फिजिकली भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर ले तो घर में भी थोड़ा अच्छा माहौल बन जाएगा। पर उसमें क्या होता है, अभी कुछ 3-4 सालों से मैं अभी ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो तो ऐसे सेंटेंस बोल देती है कि मेरे को नहीं करना है, तू सबसे छोटा है, तेरे पे सब है, मैं नहीं करूँगी, तेरे को जो करना है वो कर ले। तो मैं उस टाइम पे आवेश में नहीं आता था। पहले जब जिया नित्या नहीं किया था तभी मैं आवेश में आ जाता था कि तू बड़ी है तो तेरे को थोड़ा तो करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए तो थोड़ा तो करना चाहिए, थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैं उस टाइम में ऐसे सोच रहा था, मेरे ऐसे विचार बन गए थे। बट जीवन नित्या जब किया तब थोड़ा चित्रण बन गया कि अभी छोड़ो, वो उसकी लाइफ है, वो उसको देखने का, मेरे को ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसका कुछ चित्रण बन गया होगा कि ऐसे घर पे कोई काम नहीं करता, वैसे भी घर पे कौन ऐसे लड़के ही काम करते हैं, तो इसको थोड़ा चॉइस दिया जाए। तो मैंने सोचा कि अभी चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तेरे को नहीं करना है तो तेरी मर्जी। तो अभी की सिचुएशन क्या है
कि मम्मी कुछ भी काम बोल देती है, झाड़ू दे दे, पोछा ले ले, या फिर बर्तन घिस ले, या फिर कुछ भी घर का कोई भी काम हो तो मैं ऐसे तुरंत कर देता हूँ। ऐसे पहले ऐसे था कि आवेश में आ जाता कि क्या अभी घर की बड़ी है तो फिर उसको भी करना चाहिए ना, थोड़ा सहयोग हो जाएगा। और मैं बता सकता हूँ, अगर साल भर आप उनको सहयोग कर देंगे ना, साल भर बाद वो निर्णय लेने के पहले आपसे पूछा करेंगे कि बेटा ये काम करना चाहते हैं, ठीक रहेगा कि नहीं। ठीक, हम दसियों केस जानते जी रियल लाइफ के, जहाँ ये बदलाव हम होते देखे हैं पेरेंट्स में। पेरेंट्स को एक बार लगने लगे कि बच्चा ठीक सोचता है तो उसको निर्णय लेने के पहले पूछते हैं कि बेटा ये काम ठीक रहेगा कि नहीं, बिटिया ये काम ठीक रहेगा कि नहीं। वो एश्योरेंस देना अगले को जरूरी है। पेरेंट्स आज के दिन के बहुत भयभीत हैं अनेक कारणों से और कंसर्न्ड हैं। जो मीडिया, न्यूज़, एडवर्टीजमेंट सब आता रहता है, वहाँ से वो समस्या दिखाई देती है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे भैया। भैया वो अभी मतलब इंडिया का जो जैसा वो चला रहा है ना व्यवस्था, उसमें ऐसा होता है ना भैया कि बच्चा कितना जिम्मेदार बन जाए, पर माँ बाप के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट यही आ जाता है कि समाज की जो व्यवस्था चली आ रही है ना, उसके अनुसार वो ना इतनी मान्यताओं से घिरे हुए कि वो दूसरे जात पे सोचते ही नहीं है, फिर चाहे बच्चा कितना जिम्मेदार हो। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, इस तो डेटा बताएगा, ठीक है, कि कितने घरों में ऐसा हो रहा है कि वो जिम्मेदारी है और माँ बाप तैयार नहीं हो रहे। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कहता, वो तो हार्डली 2-1 केस कहीं उस तरह के रिजिड हो सकते हैं आज के दिन, उससे ज़्यादा नहीं दिखता जी। 100 में 2 केस से ज़्यादा नहीं मिलेगा वैसा। आप यहाँ बैठे जो पेरेंट्स हैं ना, आप किसी भी 2-4 से बात करके रेंडम सैंपल में देखिएगा कि अगर उनको बच्चा जिम्मेदार दिखाई देता हो, ठीक, और ये दिखता हो कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और बच्चा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसीजन लेने के पहले उनको अप्रोच करे और डिसीजन तक वेट करे, तो क्या निर्णय लेंगे, पूछ के देखना चाहिए। मैं दूसरे से क्यों पूछूं, मैं तो मेरे माँ बाप से ही पूछ लेता हूँ, तो वो तो मना कर देते हैं। देखिए, अगर आपके माता पिताजी मना कर रहे हैं ना, तो आपको लौट के देखना चाहिए कि सचमुच जिम्मेदारी के रूप में आपको क्या मानते हैं। अब जैसे उसने बोला कि मैं घर का झाड़ू पोछा कर, मैं भी तो लगाता हूँ 1-2 साल से, मैं तो बचपन से लगाता हूँ, पर फिर बाद में बर्तन भी छोड़ देते हैं कि चल अब बर्तन दो। तो घर वाले जरूरी नहीं कि जिम्मेदारी घर के काम को माने। मेरा भाई पैसा कमाता है तो उसको जिम्मेदार मानते हैं, भले फिर वो कुछ भी करे। एग्जैक्टली। अब जो आपने कही ना, ये अगली महत्वपूर्ण बात है पकड़ने की, कि आपके पेरेंट्स की नज़र में जिम्मेदारी बर्तन मांजना नहीं है, उनका तो है। उनके पेरेंट्स की नज़र में तो घर में झाड़ू मारना और बर्तन धोना जिम्मेदारी है। आपके पेरेंट्स की नज़र में तो ये सब बकवास फालतू का काम है। मुख्य काम तो घर में पैसा कमा के लाना है, वो तुम ला रहे हो कि नहीं। तो भैया वो तो आखिरकार मान्यताओं से ग्रस्त है ना समाज की। एग्जैक्टली। तो जरूरी नहीं है कि वो ये तो, इससे ये बात तय हो गई ना कि अगर जिम्मेदार मानेंगे तो फिर ये आगे बात बढ़ जाएगी। अब प्रश्न एक स्टेप पीछे चला गया कि हमको जिम्मेदार ही नहीं मानते हैं वो अपनी मान्यताओं के कारण। अब प्रश्न ये बनेगा ना, देखो इसको पकड़ना जरूरी है कि अब प्रश्न ये नहीं है कि वो हमको जिम्मेदार मानते हैं लेकिन तैयार नहीं हो रहे हमारी बात सुनने को। अब प्रश्न ये बनेगा कि हमको जिम्मेदार ही नहीं मानते हैं, तब क्या करें। पर ऐसा नहीं है भैया, मेरे घर के जितने कार्यक्रम है उसकी जिम्मेदारी मुझे ही देते हैं, मेरे भैया को जबकि ना समझ मानते हैं, लेकिन पैसे के रूप में उसको जिम्मेदार मानते हैं और मुझे काम करने मुझे मैनेजमेंट के रूप में बहुत समझदार मानते हैं। तो मेरे घर में चाहे बड़े से बड़े कार्यक्रम भी क्यों ना हो जाए, उसकी जिम्मेदारी मेरी ही रहती है। ठीक बात है। तो फिर मैं उनको कैसे समझाऊं? देखो, और मैं ये बात भी बता देता हूँ कि हम मतलब क्या बोलते हैं, जो हमारे वो की लड़कियां, मतलब जिस लड़की को भी हम पसंद करते हैं ना, वो पूरी घरेलू भी है और पूरी हर टाइप की भी है, वो हमारे घर में आना जाना भी करती है। पर फिर भी हम जानते हैं कि हम मम्मी के सामने बात रखेंगे तो वो पहली ही मान्यताओं से इतनी घिरे हुए हैं कि वो सब जानते हैं कि इसके आने पे ये पूरा घर की व्यवस्था सही भी चलेगी, पर फिर भी वो समाज के डर से या समाज वो भय से वो बिल्कुल अगेंस्ट खड़े रहते हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर यही स्थिति हमें एक बार के लिए मान लेता हूँ, बिना उसमें पीछे ये खोजबीन किए हुए कि जो आप कह रहे हैं वो सच है कि नहीं, यही स्थिति है ना,
तो हमको समझ में आता है कि पेरेंट्स का कंसर्न है समाज का भय। तो हमको ये सोचना चाहिए कि समाज के भय से वो बाहर निकल सकें, उसके लिए हम क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्या कोऑपरेट कर सकते हैं, क्या उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या तरीके हो सकते हैं कि पेरेंट्स समाज के भय से बाहर निकल सकें, उस पर काम करना चाहिए। देखिए उसमें होता क्या है, पेरेंट्स को ये लगता है, मैं आपको पेरेंट्स की जगह से बता रहा हूँ, पेरेंट्स को ये लगता है कि शादी तो करनी है, एक ऑप्शन दूसरा भी तो तुमको हम दे रहे हैं अपनी जाति में, अपने धर्म में, तुम क्यों वही माथा मारे हुए हो। ठीक है, मैं आपको पेरेंट्स की बात बता रहा हूँ, सही गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, कि वो दृष्टि तो पकड़ में, उनको लगता है शादी ही तो करनी है, लड़की ही तो चाहिए, जैसा वो दिखने में वैसा ये भी तो है। ठीक है, ये अपनी जाति वाली है तो इससे क्यों नहीं करते हो जो वहां जा रहे हो तुम। ठीक है, वेट अ मिनट, ये सब एक एक प्रश्न को उठाओगे तो अपना मुद्दा हल कर लो, ये दूसरों के मुद्दे में उलझोगे तो एक केमिस्ट की दुकान खुल जाएगी जिसमें डब्बे सब रखे होंगे लेकिन अपना इलाज नहीं होगा। तो ये जो मुद्दा है ना, इसमें पेरेंट्स का वो बेसिक कंसर्न है और उनका अपना एक देखने का दृष्टि है। हमको धीरे धीरे अगर करना ही है तो हमको धीरे धीरे ये बताने की जरूरत है कि समाज के भय से वो कैसे बाहर निकल सकते हैं, वो सपोर्ट देने की जरूरत है। और कहीं और विवाह में हमको क्या तकलीफ या कठिनाई होगी उसको अपने फीलिंग और नीड को एक्सप्रेस करते हुए एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, करके देखिए समाधान निकलता है कि नहीं, 2-4 महीने ट्राई तो हो। मेरा भाई करता है, पर वो ना क्या करता है पता है, वो घर छोड़ने की धमकी देता है, तो फिर उसका ना एक्सेप्ट कर लिया। देखो ये तो बहुत आसान है, एक अगर घर में हो जाए ना, खुश हो, दूसरे का रास्ता तो खुल गया है, फिर क्या तकलीफ है। फिर क्या तकलीफ है जी, फिर तो तुमको कुछ नहीं करना है, 6 महीना साल भर बस वेट करना है। क्या जी, वो तो रिपीट टेलीकास्ट का मुद्दा है अब। जी आप कुछ कह रहे थे। कठिन नहीं है जी जिंदगी, हम धैर्य खो देते हैं, हम रिएक्टिव हो जाते हैं, हम ओवर जंप करने लगते हैं स्टेप को, हम सिचुएशंस को ठीक से आर्टिकुलेट नहीं करते हैं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है जी, हम एक दूसरे का खून पीने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ये समझना जरूरी है। जाने अनजाने हम लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम एक दूसरे का खून पीने के लिए बैठे हुए हैं। वेम्पायर नहीं है जी हम लोग, कोई भी, ना हम ना आप। बहुत ही बढ़िया भैया। और लास्ट में जो आपने बोला कि जो इंटेंशन पे डाउट है ना, वही समस्या के मूल में तो वही बात आती है, चाहे वो माता पिता के साथ हो, चाहे माता पिता का बच्चों के साथ में हो, चाहे किसी और के साथ में भी हो। और एक बात स्पष्ट हुई भैया, तीसरे शिविर करते हुए, आपका तीसरा शिविर है ये मेरा, दिसंबर में पहला, अभी जून में वो किया फर्स्ट में, और ये तीसरा। तो आप एक बात बोलते कि मुझे पता नहीं है, फिर भी आप उसका उत्तर तो बिल्कुल वहीं तक पहुंचा देते हो, तो ये बात थोड़ी कंट्राडिक्ट हो जाती है। पर इससे ये सीखने को मिलता है कि पता होने का दावा करना भी हमारा अहंकार का हिस्सा है, सीखने को, लर्निंग को बंद करने वाला प्रोसेस होता है। तो आपसे ये प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं अनुमान से बोल रहा हूँ, लेकिन आपका अनुमान मेरे एक्सपीरियंस में भी मैं देख रहा हूँ, सभी लोग देख रहे हैं, तो वो बहुत सटीक है। ये तो मुझे पहले आपके लिए कन्वे करना था। बेटा जी ने और बाकी बिटिया ने जो बात रखी है, उसमें मेरे दो मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत शॉर्ट में शेयर कर दूंगा। पहला तो जो पेरेंट्स मानते नहीं हैं, तो लगभग 27 साल पहले हमारी लव मैरिज हुई है और मम्मी 4 साल बाद मानी थी। 4 साल तक मम्मी ने ना किया, और मम्मी का ना ये था कि इस लड़की के अलावा दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर, चाहे वो जाति की हो चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, मैं तैयार हूँ। लेकिन 3-4 साल के धैर्यपूर्वक प्रयास, और ये कम्युनिकेशन, भाव, विद्या कुछ भी पता नहीं था, मैं तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक माता पिता के साथ एक सम्मान और उनके प्रति जो स्नेह का भाव था, उसको बनाए रखते हुए जो भी कन्वर्सेशन मैं उस समय कर पाया। और मेरी मदर अनपढ़ थी और उसको कुछ भी बाकी सब चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन फाइनली वो एग्री हुए। आज हमारी शादी को 27 साल हुए। तो अगर माता पिता ये देख पाते हैं कि बच्चे में वो समझदारी, वो जिम्मेदारी और वो भागीदारी हैं, तो वो 100% बच्चों के, और इवन 70% तक भी देख पाते हैं। 100% समझदारी, भागीदारी, जिम्मेदारी की ज़रूरत भी नहीं है, 60-70% भी अगर बच्चों में है,
तो मैक्सिमम, मैं पूरा नहीं कहूँगा लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स कहीं समाज के प्रेशर, मान्यता की वजह से वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भारी पड़ता है। अदरवाइज वो बच्चों के साथ अच्छा ही करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। ये मैं अपने एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं। पेरेंट्स को ये भी दिखना चाहिए कि बच्चा भी मूलतः ठीक होना चाहता है। जी, वो भाग भी उतना ही जरूरी है देख पाना कि बच्चा भी मूलतः ठीक ही होना चाहता है। जी। अगर वो लेट उठ रहा है, ठीक, खाने पीने में कुछ बाहर खा रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ठीक होना नहीं चाहता है। जी। और उनके जो भी कंसर्न्स थे भैया, मेरे फैमिली के भी, इनकी फैमिली के, वो बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न्स थे और उन्हीं कंसर्न्स को हमने बाद में फील किया कि उनके कंसर्न्स ठीक थे। जिन कंसर्न्स की जो हमें मना कर रहे थे वो कंसर्न्स उनके ठीक थे। ये बाद में शादी के 5 साल बाद, 10 साल बाद हमने रियलाइज़ किया कि पेरेंट्स राइट थे, हम रॉन्ग थे, बट फिर भी उसको ठीक करते हुए हमने अपने इस वैवाहिक जीवन को चलाया है ना? दूसरा एग्जाम्पल, ये तो हमारा हो गया तो बच्चों को लगेगा 25 साल पुराना है। अभी का जो एग्जाम्पल बिटिया ने बोला, तो हमारी बिटिया भी लगभग उसी एज ग्रुप में है। और अभी का रिसेंटली एक एग्जाम्पल है 1 साल के अंदर का, कि बिटिया के कोई क्लास, मतलब स्कूल मेट थे, वो उनके वापस उनके कांटेक्ट में आए, फ्रेंडशिप हुई और बिटिया घर पे ही थी। तो उनके साथ जब बिटिया ने ये बात हमारे सामने रखी कि ये मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ, तो क्योंकि उसकी समझदारी, उसकी जिम्मेदारी का एहसास हमें हो चुका है, तो हमने उसको उसी प्रोसेस की तरह लिया जिस तरह से अरेंज मैरिज में लेते हैं। लेकिन वो समझदारी, जिम्मेदारी अगर पेरेंट्स को दिखती हैं कि वो उसमें कुछ गलत जगह नहीं पहुंच जाएंगे, तो पेरेंट्स पूरा कोऑपरेट करने की कोशिश भी करते हैं। मेरा ये दोनों तरह का एक्सपीरियंस अभी मेरे जीवन का है, मैंने शेयर किया, शायद सब बाकी लोगों के लिए कुछ काम का हो, इस भाव के साथ। बढ़िया। हम लौट आते मूल मुद्दे पर। कोई बात? हेलो, नमस्ते सर। अच्छा, एक सेकंड सर। हाँ, मेरे को मतलब ना परिवार वालों से प्रॉब्लम, ना मेरे भाई से प्रॉब्लम। मेरे को बस माइंड में ये रहता है कि अगर मैं घर वालों के सारे काम करता हूँ और उस जगह मेरा भाई नहीं करता, ठीक है, तो मतलब उसको फिर काम देना ही बंद कर देते हैं, फिर सारे काम मेरे ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भाई है उसका मतलब एक अलग ही पावर है, मतलब वो कुछ भी काम उसको बताते हैं ना, वो तुरंत मेरे को बता देता है, ठीक है। फिर मेरे को वो करना पड़ता है। अगर मैं नहीं करूँ तो हमारे बीच में झगड़ा होगा, जिससे माहौल बिगड़ेगा, जिससे अगले वाले को क्या लगेगा कि ये तो भाई भाई लड़ते रहते हैं, तो मतलब काम का इतना इनके कुछ है नहीं, बस सारे दिन लड़ना इनका काम है। जैसे कोई मेहमान आते हैं, ठीक है, तो मतलब पापा हर्ष को बोलते हैं कि हर्ष पानी लेके आ, तो हर्ष तुरंत बोलता है जा अर्पित पानी लेके आ, ठीक है। तो फिर अगर मैं उसको बोल लूँ कि तेरे को बोला है तू लेके आ, तो उसके मतलब झगड़ा होगा, ठीक है। फिर झगड़ा होगा तो वो जो मेहमान आए उनको क्या होगा, क्या पड़ेगा, उसका मैं सोचता हूँ, जिसके लिए मेरे को पानी लाना पड़ता है मजबूरन। तो उस चीज से कैसे निकले, मतलब एकदम मैं कार्य करता रहता हूँ। अगर एक कार्य भी दिन में छोड़ देता हूँ तो उसका जो उलाहना वो मेरे ऊपर पूरे दिन लगता रहता है, ठीक है। सारे काम भले ही करो, 99 काम कर दिए, 100 काम मेरे को बताए, उनमें से एक छोड़ देता हूँ तो उसका उलाहना मेरे को बार बार देते हैं। और जब मेहमान आते हैं, कोई आते तो बोलते हैं हमारे बच्चों का तो कुछ सहारा ही नहीं हमें। उससे कैसे निकल रहा है वो मेरे को थोड़ा। अभी इसको उत्तर मैं देता हूँ। मुझे वो कह रही है बड़े भाई की तरह। ये तो अच्छी बात है। बड़ा भाई यहाँ है, जरा माइक दो यार। पावर है इसके पास, वो बोलते हैं ना इसके पास है दिमाग। हाँ। वो है ना, अगर कुछ काम ना भी करे ना, फिर भी अपने दिन में काम गिना सकता है, ऐसा इसके है, अगले को दबा सकता है। हाँ, मतलब अगले को दबाने में माहिर है, चल खुद कुछ भी ना करे फिर भी। ये काम से बचना चाहता है तो क्या मैं नहीं चाहता क्या? काम से बचना कहाँ चाहता हूँ, दिन में 99 काम तो करता हूँ। ये जो संबंध है ना, भाई बहन संबंध या मित्र मित्र संबंध, इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बात करेंगे इस पर, हम बात करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा। पर अभी जो पेरेंट चाइल्ड वाला चल रहा है ना, या मैरिज वाला, मैरिज को हम क्लोज मानते, पेरेंट चाइल्ड के मुद्दे पर इस संदर्भ में अभी तो मैरिज की बात हो रही है, उसको क्लोज करके इस टॉपिक पर आता हूँ। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है।
इंटरेस्टिंग है, क्यों जरूरत पड़ती है ना तुमको भी। वो कह मेरे रही को है तो बहुत पाखी, जरूरत पड़ती है। पाखी वो कह रही है उसको भी जरूरत पड़ ये रही है वो इसकी। दूसरी वाली केस है जहाँ पे मतलब वो जो उसका बड़ा भाई करता है वो ये करती है। अभी सर मुझे लगता है जो काम नहीं करता है, मैंने अभी इसका चालू कर दिया, जैसे जैसे ये हरकतें करती है वैसी वैसी मैं करती हूँ, एंड एक्चुअली इट इज़ बेटर। काम नहीं करना, तुम ढेटे बने रहो ना तो तुम्हारी वैल्यू एक्चुअली में ज़्यादा बन जाती है। तुम काम करते जाओ, दबते जाओ, और वो तो भी तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तुम 100 काम को नकार के 101वां काम कर दो और वो तुम्हारी इतनी इतनी तारीफ करेंगे, इतनी इतनी तारीफ करेंगे ताकि तुम आगे और कर दो। और जो पिछला जना जो 100 काम किया है उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, ये तो करते रहते हैं। तो बेटर एक्चुअली वो नेगेटिव वाला पार्टी है और ये वाला नहीं है। सर पेरेंट्स के अंदर मेरे का थोड़ा ये है कि मान लो मैं काम करता हूँ, ठीक है, एक दिन ऐसा आया जब मेरे को काम करने का मन नहीं है, तो वो पास में आते, आराम से बैठते, मेरा बच्चा मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है। अगर कोई आस पड़ोस वाले आते हैं, हमारा बेटा ये एक शाना है, ये तो बावड़ा है, ठीक है, इसको कोई भी काम कर दो, कुछ भी कर दो, हमारा ये बच्चा, जा बेचा पानी लेके आ। अब तो मैं ये थोड़ी बोल दूं नहीं लेके आऊंगा, तो फिर अलग इंटेंशन पड़ेगा अगले वाले पे। मेरे को कमजोर बनाते हैं पहले, ठीक है, मजबूर करते हैं उस काम को करने के लिए। रिस्पॉन्ड करता हूँ। हेलो। हाँ, ये कुछ सब कुछ छोड़ के पहले इसका शोषण रोकना चाहिए किसी भी तरह से। इस बच्चे का बहुत शोषण हो रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ ज़्यादा देखने को ये नज़र आ रहा है अभी जो शिकायतें हैं कि बच्चे आजकल आक्रमण्य का बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ता है आज के परिवेश में, जो भी शिकायतों के अनुसार मैं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे अनुभव में क्या है, जहाँ भी मैं पढ़ा और हमारे परिवार में रहा, तो जो कोई काम बताया जाता था ना, तो सारे भाई बहनों में से बक्के जाते थे कि ये काम मैं पहले करूँगा, और ऐसा कंपटीशन होता था। तो पेरेंट्स ने क्या है, और हाँ, इन सब भाव में पढ़ाई का प्रेशर बिल्कुल नहीं था। हमारे पेरेंट्स ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि पढ़ाई करो, ऐसा भाव नहीं था। और ऐसा अभाव में जीना और काम का भाव सिखाना, स्वाद संयम सिखाना कि जो बना है वो ही खाना पड़ेगा, और बड़े भाव से। तो काम के मामले में तो अव्वल आगे रहते थे कि हमें ये करना है, मुझे करना है। तो एक ये बात ठीक है। मैं इसको दूसरी बात अब कहना चाहूंगा कि जो शादी का है वो मेरा अनुभव भी है, मेरा वाला। एक सेकंड लो, शादी पर अभी आते हैं। एक मुद्दा जो खुला हुआ है उसको पहले क्लोज कर लें, फिर इस पर आएंगे तो थोड़ा बेहतर होगा, नहीं तो टॉपिक थोड़ा डाइग्रेस हो जाएगा। हम बात करेंगे तो ये जो आक्रमण वाले भाव पे इस पे बात करने वाले। हाँ, इस पर अभी करेंगे ना। वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको माइक दे दीजिए। जैसे कई बार पेरेंट्स होते हैं, मम्मी होती है मेरी, तो वो कई बार बोलती है जाकर ऊपर तलते तार लाया, कपड़े जो भी तार के लिया, तो मैं क्या करूँ, मम्मी 2 मिनट रुक जा भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ काम कर रहा हूँ। तो वो 2 मिनट ना रुका, खुद जान चली जावे कि 2 मिनट का मतलब 2 मिनट रुकना तो होता है ना, तभी तो मैं जाऊँगा ना। वो उस टाइम रुकती नहीं है, वो सीधी मैं ही तार लाऊंगी, रहने दे। अब इसका क्या सोल्यूशन निकाले, ये बताओ। देखो, अगर सचमुच सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो, सचमुच में, तो फिर मेरे को ही भागना पड़ता है, मगर रुक जा मैं। देखो, सॉल्यूशन तो इतना सिंपल है कि इतना ही होता है कि वो फीलिंग ऑफ कंसर्न और केयर हमको दिखाई देना, तो इतना सिंपल है कि कोई इतने महत्वपूर्ण काम में भी हम नहीं लगे होते हैं कि 2 मिनट निकाल देंगे तो बड़ी आफत आ जाएगी। ठीक है। तो वही वो पिछला खून जला हुआ है मम्मी का पहले से, वो तुमको नहीं पता चल रहा है कि तुमने पीछे कभी 2 मिनट बोल के 15 मिनट लगा दिया है। पर यही वर्क फ्रॉम होम का प्रॉब्लम है भैया। वर्क फ्रॉम होम का यही प्रॉब्लम है कि ऑफिस बैठ जाओ 8 घंटे तो किसी को याद नहीं आएगी आपकी। आप अगर बोलोगे ना कॉल 2 मिनट बाद में फोन कर, अच्छा बिजी, कोई बात नहीं, वहाँ इज्जत मिल जाती है पूरी की पूरी। पर घर में आप काम कर रहे हो तो 2 मिनट कैसे नहीं निकाल सकते, और इस चक्कर में वर्क फ्रॉम होम करने से दंड लेने। सही बात है, वर्क फ्रॉम होम मत करना। और करना हो तो पहले डू नॉट डिस्टर्ब का बाहर बोर्ड लगा दो। एक्चुअली अच्छा नहीं लगता फिर। मम्मी को कंफ्यूजन क्यों होता है पता है?
तुम जब वर्क फ्रॉम होम में बैठती हो और उसके बाद अपना आइसक्रीम खाने का मन होता है तो बाहर निकल जाती हो, ठीक है। तो उनको लगता है कि तुम आइसक्रीम खाने के लिए तो निकल जाती हो ऑफिस से, हमारा कपड़ा उतारना होता है तो बहाने बनाती हो। इसी में ये मत पूछिए। लो यार मुझे तो ये भैया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पार्ट है उसमें दो कंफ्यूजन्स हैं कि पढ़ाई करके जॉब भी करना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और घर का काम भी संभालना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे केस में, मैं बाकियों की बात नहीं करूँगी अभी, घर चल रहा है मम्मी और पापा दोनों से, वो दो लोग हैं, अब उन दोनों के काम की एक्सपेक्टेशन एक से कि ये तो दोनों का काम कर ले, तो ये कैसे पॉसिबल है। और इसमें फिर बोले कि भाई मेड भी मत लगाओ, तुम्हारी एक्सरसाइज तुम करते नहीं हो तो मेड मत लगाओ, तुम अपना काम खुद करो, और फिर ऑफिस भी करो तो ऑफिस का प्रेशर भी है, खाना अभी तक जो मैं कर रही हूँ वो खाना बना रही हूँ, अपने कपड़े वपड़े जमा लेती हूँ, अपना कमरा सही रख लेती हूँ, अब वो भी अब डेवलप हुआ है धीरे धीरे, पहले नहीं करती थी, वो बोलेंगे पीछे से इसलिए। अब इस बार 2 बार से जब से मम्मी घर पे आई तो घर साफ रहता है, एकदम चमकता हुआ रहता है, थोड़ा बहुत गंदगी जो डीप क्लीनिंग है वो नहीं होती, तो मैं वो मानती हूँ और सीख जाऊंगी, बेटर कर रही हूँ अपने आप को। पर ऑफिस भी, पढ़ाई भी करनी, फिर ऑफिस भी करनी, खाना बनाना भी सीखना, झाड़ू पोछा भी सीखना, उसके बाद में थोड़ा बहुत अपने बेसिक अगर कहीं कुछ उधड़ गया है तो वो भी आना चाहिए, फिर सब बाजार से सब्जी लेना भी आना चाहिए। समझ गया। ये तो टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक ही बात कहूंगा, अच्छी बात बताऊंगा आपको, ये जो इतनी लिस्ट आपको समझ में आ रही है ना कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मच है, विवाह के लिए जब लड़का देखेंगे ना तो उसमें भी ये दिएगा कि उसको ये सब आता हो, वो कहेगा टू मच है यार। तो मैं तो इसीलिए बोलती हूँ कि मेरे को अगर शादी करनी तो मेरे को पता है कि एक फेमिनिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक लड़की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटर कर पाती है और एक लड़का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटर कर पाता है, इतना समझा है मैंने पिछले वर्कशॉप से। बढ़िया। तो उसके बाद में मैं ये बोलती हूँ कि मेरा जब तक मन होगा मैं तब तक जॉब करूंगी या काम करूंगी, जब मेरे को लगेगा मुझे नहीं करना है तो बस ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं नहीं करूँ। सही बात। तो अब हम देखिए ये जितने, हाँ बता रहा हूँ ना, ये जितने मुद्दे उठ रहे हैं ना पेरेंट चाइल्ड वाले को मैं जनरल रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर आपस में भाई में कैसे करेंगे उसको भी रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं मना किसी को नहीं कर रहा हूँ, बट क्रम से चलें। देखिए मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि हम अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो एक तरह का एक इमेज हम बना लेते हैं अगले के बारे में। तो अपने माता पिता के बारे में, दूसरे घर के लोगों के बारे में हमारे मन में एक इमेज है, अगला भी वैसे ही एक इमेज बना रखा है हमारे बारे में। ये इमेज टकराते रहते हैं एक दूसरे के साथ व्यवहार करते समय। ठीक, अब ये ब्रेक कैसे होगा और कौन करेगा? जिसको समझ में आए उसको करना बनता है। तो आप बच्चे के रूप में हमारे सामने हैं तो हम बात करेंगे कि बच्चे की जगह से इमेज ब्रेक हो। पेरेंट्स अगर हमारे सामने हैं तो हम बात करेंगे पेरेंट्स की जगह से इमेज ब्रेक हो। और दोनों हैं तो मैं कहूँगा दोनों तरफ से ये प्रयास होने की ज़रूरत है। तो ये दिखना ज़रूरी है कि बात वहीं से शुरू हो सकती है जो सामने है। इसका ये मतलब नहीं है कि गलती सिर्फ तुम्हारी है इसलिए तुमसे बात हो रही है, या गलती सिर्फ पेरेंट्स की है इसलिए पेरेंट्स से बात हो रही है। जो बात करेगा उसी से तो बात करेंगे। तो आप बच्चे के रूप में सामने हैं तो आपसे बात करेंगे, पेरेंट्स सामने हैं तो पेरेंट्स से बात करेंगे, दोनों सामने हैं तो दोनों से बात होगी। पहला ही जरूरत है कहीं ना कहीं एक जो इमेज हमने एक दूसरे के बारे में बना लिया है उसको तोड़ करके ट्रस्ट ऑन इंटेंशन होने की। चाहना के ऊपर मूलभूत भरोसा होने की, कुछ चाहिए? चाहना के ऊपर मूलभूत भरोसा होने की, ट्रस्ट ऑन इंटेंशन होने की फंडामेंटल जरूरत है। उसके साथ हमको अगले का नीड, अगले का कंसर्न पकड़ने का जरूरत है। इसको हम जितना पकड़ पाएंगे और फिर अपनी बात को स्नेह के साथ एनवीसी का प्रयोग करके बिना दूसरे को ब्लेम किए रख पाएंगे, 1 राउंड में सफल नहीं होगा, हो सकता है 2 राउंड में सफल नहीं होगा, हो सकता है 4 राउंड में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं
कि 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना के प्रयास में आप 100% सफल हो जाएंगे, 99 भी नहीं। ठीक है, जैसे वो कह रहे हैं ना कि भाई पेरेंट्स ऐसा करते हैं, राजा बाबू, सोना बेटा, आराम से उनसे कभी जब आराम से हो ना तो उनसे कहिए कि पापा मम्मी मैं इरिटेट महसूस करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मुझे काम के डिस्ट्रीब्यूशन की उम्मीद होती है। देखिए क्या कहते हैं, माइक दो ना। सर उस समय वो ये बोलते हैं तू घर का छोटा बेटा है ना, तो हम तेरे को ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं, ठीक है, तो बड़ा भैया है तो बड़ा भैया तेरे सानिध्य में अगर तू काम करेगा तो अगर तेरा बड़ा भैया है वो, तो तेरे को उसकी रिस्पेक्ट रखनी है, तेरे को काम कर रहा है उसको काम नहीं करने देना, क्योंकि वो तेरा बड़ा भैया, उसका सम्मान रख तू, ये बोलते हैं। अब यहाँ के आगे देखिएगा ना तो मैं बात कर देता हूँ, आपके यहाँ का कल्चर क्या है उसको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, आपके यहाँ का कल्चर क्या है? क्या सचमुच यही कल्चर है कि छोटे बच्चे किया करते हैं या सभी करते हैं? कल्चर क्या है आपके यहाँ का? बाकी घरों में क्या चलता है? बाकी घरों में तो जैसे हमारे आस पड़ोस में जो है उधर 3 भाई बहन है, 2 बहनें 1 भाई है, तो तीनों काम करते हैं। बढ़िया, तो इसका मतलब आपके यहाँ का कल्चर नहीं है ऐसा कि सबसे छोटा ही काम करेगा। कल्चर ये है कि जिसके हाथ में पावर है वो नहीं करता बस। तो देखिए, अब इसके आगे अगर पेरेंट्स से बात करनी हो ना, ले आओ, ला के दे दो जरूरत हो तो। सर पावर को क्रिएट कैसे करें? डेलीगेट कर रही है। डेलीगेट करते हुए दिखाई दे रही है, झुक के जाना नीचे से। सर हाँ। पावर को क्रिएट कैसे करें? जैसे इसने बताया जिसके हाथ में पावर है वो काम नहीं करेगा। बता रहा हूँ, वो क्रिएट कर भी लोगे ना, सुख नहीं मिलेगा, ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, ये हमको लगता है कि दूसरे से काम करा के बड़ी तृप्ति मिल जाती है। ठीक, जितनी बार हमको दूसरे से काम कराना पड़ता है और हमको अंदर पता होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी का काम है, हम दूसरे के ऊपर डेलीगेट कर रहे हैं, जीवन अंतर विरोध से भरा होता है। ठीक है, ये बात दिखाई देती है। हमको अगर दिख रहा हो कि ये काम मेरी जिम्मेदारी है और मैं जानबूझ के आलस्य के कारण या प्रमाद के कारण, बिगड़ी हुई आदत के कारण तुम्हारे ऊपर डेलीगेट कर रहा हूँ, हमको दिखाई देता है कि हम अंदर ही एक कॉन्ट्राडिक्शन में जी रहे होते हैं, एक अंतर्विरोध में जी रहे होते हैं। तो हमको तो बहुत क्लियरली ये बात दिखाई देती है कि अगला अगर ऐसा कर रहा है तो किसी दुख में है, किसी समस्या में है, किसी पीड़ा में है। तो पेरेंट्स अगर ये कहते हैं ना कि बेटा तुम अधिक जिम्मेदार हो, तुम कर दो, एक बात और कहनी चाहिए कि ये बात आपकी सही है, लेकिन मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियों का इतना अधिक दबाव हो रहा है कि मैं उसको आगे नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं जिम्मेदार से गैर जिम्मेदार बन जाऊं या इतना बना रहूं, ये पूछना चाहिए। जो स्थिति है देखिए, वो बताने में कुछ भी बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। जो स्थिति है वो है, अगर ऐसी ही हो रही है, आप सारी जिम्मेदारी यहाँ की हमारे ऊपर डाल देंगे तो हम तो बात करेंगे कि भैया अगली बार वर्कशॉप करें कि नहीं करें। सर तो बात करनी ही होगी ना। एक जवाब मिल गया पर एक जवाब फिर से उठ गया। हाँ बोलो ना। हाँ। एक मिला ना, हाँ बढ़िया। इससे पता चलता है कि कदम दर कदम चलेंगे तो जवाब मिलेंगे। प्लीज कंटिन्यू। सर जब मैं कार्य करता हूँ, ठीक है, उस समय जब मैं कार्य करता हूँ उस समय मेरा भाई अपने आप को एंटरटेन करता है, जैसे कभी मोबाइल कर लिया, कभी फ्रेंड के पास चला गया, या फिर अपने पड़ोस में जो भैया है उनके पास चला गया, थोड़ी देर गेम खेल लिया उनके साथ, ठीक है। तब सारे काम करने के बाद जब मैं फ्री होता हूँ, जब मेरे को मोबाइल चाहिए, अब हम दोनों के पास मोबाइल नहीं है तो मेरे को मम्मी का चाहिए, पापा जी बाहर गए हुए हैं, तो जब मैं उससे मांगता हूँ कि भाई तेरे को अभी मैंने गिन लिए कि तेरे को 4 घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी मेरे को दे, तो वो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं दूंगा, बोल क्या कर लेगा। अब उस समय लड़ूंगा तो नहीं ना मैं उससे, जैसे मेरी सोच है कि लड़ना नहीं चाहिए, तो मैं उससे लड़ूंगा तो नहीं कि हाँ लड़ना नहीं चाहिए। फिर मैं मम्मी को बोलता हूँ, ठीक है, तो मम्मी एक काम और बोल देती है।
ये जो सारा डिजाइन है ना, नहीं बड़े भाई का तो अभी हम ठीक से कमेंट लेंगे, अभी हम माइक देने ही वाले हैं, पर पहले थोड़ा मम्मी वाला सॉल्व कर दें, फिर हम भाई पे। जी क्या होता है कि मैं फिर से ये कहूँगा कि मम्मी जब एक काम और कहती है ना, तो हमको बहुत क्लियरली कहना चाहिए कि मम्मी पिछले 3 घंटे 2 घंटे में काम करके मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़े आराम और मनोरंजन की ज़रूरत है, उसमें मुझे सहयोग चाहिए। अगर फिर भी कहती है मम्मी कि नहीं करो ही ये काम, तो अगली बात यही पूछ लेना कि मम्मी ऐसे ही जिम्मेदार बने रहूं कि बिगड़ जाऊं। मम्मी बोलती है सो जा। देखो ये जब मम्मी कहती है ना सो जा, इससे मुझे क्या सुनाई पड़ता है वो मैं बताता हूँ। मुझे ये सुनाई पड़ता है कि बेटा तुम्हारी बात तो सही है, मोबाइल तुमको मिलना तो चाहिए, लेकिन मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि बड़े भाई से छीन के तुमको दे दूं। हाँ ये तो पता चलता है। जिंदगी ऐसी ही है जी, अगले की जगह से देखोगे ना तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है उसकी। हाँ मतलब मेरे को दुख नहीं है इस बात का कि मेरे को मोबाइल नहीं मिल रहा और नहीं मिल रहा, पर मेरे मतलब माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं कि इससे बाहर कैसे निकलूं मैं, है ना। देखो इससे बाहर निकलने का तो धीरे धीरे यही उपाय है कि जो परिवार की स्थिति परिस्थिति है उसमें संवाद होने की जरूरत है। तो थोड़ा माइक दो, अब थोड़ा बड़े भाई को भी सुन ले हम। थोड़ा अवसर तो मिले सुनने का। नहीं आंसर नहीं देना, मैं खुश हूँ। क्या चीज? मेरा कोई जवाब नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। नहीं ये तो मुझे पता ही है कि तुम्हारा सब बढ़िया चल रहा है, मुझे उसमें कहीं शंका ही नहीं है, कहीं शंका ही नहीं है मुझे इस बात में। मैं तो 2-3 बात पूछना चाहता हूँ अच्छे से, ठीक है? पूछो। हाँ, पूछे ना, बढ़िया। देखो इजाजत मिल जाती है मांगने से। पहली बात तो मैं यही पूछूंगा कि ये जो भाई है तुम्हारा, ठीक है, इसके साथ अपना संबंध देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो? हाँ देख पाता हूँ। देख पाते हो? पक्का? पक्का पक्का। बहुत अच्छा। तो उस संबंध में तुम्हारी अपेक्षा क्या रहती है? भाई सुखी रहे कि दुखी रहे? सुखी रहे, सभी सुखी रहे। भाई क्या, सभी सुखी रहे। ये तो अति उदार हो तुम यार। ये लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि बच्चे इतने उदार हैं। देखिए संसार के सुख की सोचते हैं। और क्या, दुख देख के मेरे को क्या मिलेगा? और क्या। तो भाई सुखी रहे ये तो चाहते हो। हाँ। एक बार भाई से पलट के पूछना चाहिए कि जो जो काम हम कर रहे हैं भाई तुम्हारे साथ, उससे तुम सुखी हो रहे हो कि दुखी हो रहे हो? नहीं तो फिर वो उसका सुनूंगा तो फिर मेरा कौन सुनेगा? एकदम ठीक बात है, पर बता रहा हूँ थोड़ा रुको। ये बात सही है, देखो कि उसका सुनेंगे तुम्हारा कौन सुनेगा, उस पर आता हूँ। पर ये बात तो तुमको दिख रही है ना कि तुम भाई को सुखी करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे हो, ये बात दिखती कि नहीं दिखती? नहीं, जो ये काम कर रहा है उसे ये लगता है कि दुखी है, लेकिन मार्केट का काम घर वाले काम से ज्यादा हार्ड होता है। अच्छा तो तुमको समझ नहीं आता। मार्केट का सारा काम मैं करता हूँ, बाहर जो भी होता है इसे घर से बाहर निकलने नहीं देते। आसपास दुकान जा सकता है लेकिन मार्केट का काम मैं करता हूँ सब। थोड़ा रुको। ऐसे करेंगे, एकदम अवसर देंगे हम तुमको सारा बोलने का। हमारे ताऊ जी आए हैं, सुबह 5 बजे उठ के मंडी से फ्रूट लेके आना कितना मुश्किल है मैं जानता हूँ। देखो 1 मिनट, सर जब ये 6th क्लास में था इसको बाइक सिखा दी। अभी मेरे को 6 महीने हुए, मैं 11th में हुआ हूँ, तो मेरे को 6 महीने में बाइक सीखे। और जब मैं बोलता हूँ मेरे को बाइक सिखा दो ताकि बाहर के काम मैं, तो ये घर वालों के कान भरता है। अब आप देखिए ना, इससे आपको ये बात पता चलेगी कि जितने चीजें हमारे अंदर इकट्ठी रहती है ना, वो बचपन का भी हिसाब बताएगा अभी कि क्या क्या ठीक नहीं हुआ था। अभी तो क्लास 6 पे आया है, वो अभी 3-4 पे भी आएगा।
मनुष्य की जिंदगी ऐसे ही चल रही है। और ये तुम बात कर रहे हो तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर की बात है, मेरे घर का भी यही बात है। मैं तो अपने को खड़ा करके बात करता हूँ, दूसरों का क्या कहूँ मैं। ठीक है, इतना ही है कि तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत ध्यान से देखोगे ना तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे तुम्हारे बड़े भाई से कि ये जो हम चाहते हैं ना कि हमारा भाई सुखी रहे, और डिजाइन ऐसा बनाए हुए हैं जिसमें वो सुखी नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं हमको आपस में संवाद करके उस डिजाइन को ढूंढने की जरूरत है कि जो हम चाहते हैं अगले को सुखी करना वो सचमुच हो पाए। नहीं तो हम ही कंट्राडिक्शन में है ना। हम चाहते हैं सुखी करना और हम ही नहीं कर पा रहे। ये तो ऐसा हुआ कि हम अपने ही गोल के एगेंस्ट काम कर रहे हैं ना। दूसरे का गोल तो छोड़िए, हमारा गोल है कि मैं आपको सुखी करना चाहता हूँ, डिजाइन ऐसा बना लिया हूँ जिसमें मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। ये तो हम अपने ही गोल के एगेंस्ट काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, जो काम के थ्रू सुख मिलता है वो तो टेम्परेरी सुख है ना। ये तो काफी समझ लिए हो तुम। हम तो सोचते थे कि तुम सोए रहते हो पीछे। पर अपने काम की बात सब सुन लेता है। जो मेरे काम की नहीं होती तब मुझे नींद आती है। एग्जैक्टली, मैं समझ गया ना। मैं भी वही कह रहा हूँ कि अपने काम की बात सभी सुन लेते हैं। देखो, ये समझना जरूरी है कि ये जो हम अपने भाई को सुखी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीने का डिजाइन भी तो ऐसा बन जाए कि सचमुच मैं और भाई दोनों सुखी रह सकें। मैं तुम्हारा सुख भी नहीं छीनना चाहता हूँ, ठीक? कोई छीन भी नहीं सकता मेरा सुख। और क्या, खुद में सुख। मैं इससे तो सहमत हूँ, लेकिन मुझे ये भी दिखाई देता है कि तुम्हारा सुख तो छीना हुआ ही है, क्योंकि तुम दूसरे को सुखी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो सुख उसमें ही मैं सुखी हूँ। ये जो बात है ना कि मैं सुखी करना चाहता हूँ लेकिन उसको भी नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं सुखी हूँ, आराम से सोचना चाहिए क्या कह रहे हो। करना तो मैं चाहता हूँ, होना ना होना उसकी समझदारी है ना। वही मैं इतना ही कहूँगा कि जो तुम करना चाहते हो ना, सचमुच एक बार पलट के देखना बस कि जो चाहते हो वो कर भी रहे हो कि नहीं। इतना अपने में पलट के बस देख लेना, इतना ही कहूँगा मैं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, कुछ और कह रहे? नहीं, ठीक है, अभी सोचेंगे कुछ क्या करना है। देखिए, मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ध्यान में है। देखिए, इस पर आने के पहले ना मैं पेरेंट चाइल्ड को एक बार क्लोज कर देता हूँ 5 मिनट में। इस पर तो हम नेक्स्ट सेशन में भी बात करेंगे। अभी हेलो भैया, इधर। हाँ, सॉरी। देखो, इन सब की तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं चाहे जितना भी काम कर लूँ, चाहे पूरे दिन काम करती रहूँ, लेकिन काम करने के बाद मुझे यही मिलता है, ये तो कुछ करती नहीं है, ये तो कुछ करती नहीं है, ये तो कुछ करती नहीं है। मैं बोलती हूँ अभी तो किया, कब किया, अरे अभी तो किया, कब किया, यही मिलता है बार बार। दादी को शिविर में भेजो। देखिए, बच्चों की जगह से देखेंगे तो यही लगता है शोषण हो रहा है। माँ बाप की जगह से देखेंगे ना तो हमारे शिविरों में डायलॉग दिया जाता है हमेशा कि माँ बाप को ऐसा लगता है कि पहले अपने माँ बाप की सुन रहे थे, आज अपने बच्चे की सुन रहे हैं, हम अपनी कब करें। क्यों जी? देखो पीछे हाँ बोल रहे हैं। जी, मेरे लिए ये एक नई खबर है कि घरों में बच्चों को काम करना पड़ रहा है। मतलब वाकई मेरे को बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। मैं जो देखता हूँ, या मैं दिल्ली में रहता हूँ, जो मैं माहौल देखता हूँ, घरों में बच्चे कोई काम नहीं करते, उन पे कोई प्रेशर नहीं है, उनको कोई काम करने के लिए बोला ही नहीं जाता। अगर कोई उनको बोले कि ये काम कर लो तो पेरेंट्स में से कोई ना कोई बोलता है कि उसको पढ़ने दो, डोंट डिस्टर्ब। हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा मतलब आउट हो चुका है ये मामला कि किसी बच्चे को काम करना पड़ रहा है और आपस में ये हो रहा है कि मेरे को कम करना पड़ रहा है, मेरे को ज़्यादा करना पड़ रहा है। ऐसा मतलब मेरे लिए बहुत ही नई बात, बहुत ज़्यादा। अगर हो सकता है कि छोटे शहरों में या गाँव में अभी बच्चों के ऊपर काम का कुछ प्रेशर होगा, अदरवाइज आई डोंट सी एनी प्रेशर। मतलब इवन इन माई चाइल्डहुड आई डोंट रिमेम्बर वी वर एवर आस्क्ड टू डू समथिंग। आपके यहाँ जो प्रेशर होगा ना जी, आपके यहाँ जो प्रेशर होगा ना, वो घर में काम करने वाली और उसके घर की बच्चियों के ऊपर होगा।
कभी घर की बच्चियों की बात नहीं कर रहा मैं, बच्चे बच्चियां सब पे, किसी पे नहीं है। नहीं, मैं शायद कह नहीं पाया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हाँ, वहां देखिएगा तो दिखाई देगा कि वो काम वाली आके आपके घर में काम करती है, उनके घर के बच्चे वो अपना घर का काम करते हैं। भैया मैं बोल रहा हूँ कि हम काम करते हैं, दोनों ही करते हैं, लेकिन वो ज्यादा करता होगा इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम उसको प्रेशर नहीं समझते। दिक्कत यहाँ पे रहती है कि मैं करता हूँ तो वो भी करे, हम प्रेशर नहीं समझते उसको। मैं एक ही छोटा बात कहूंगा, हम दोनों माइक वहां एक दे के रखना। मैं एक ही छोटा बात कहूंगा कि ये बात को अगर अच्छे से कह भी पाओगे ना कि छोटे भाई देखो तुम काम ठीक से हमसे ज्यादा करते हो, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ, उतने से भी बहुत आराम मिल जाएगा उसको। नहीं, वो तो दिखता ही है ना कि करता है वो। वही, पर होता क्या है कि जब वो ये बात कहता है ना, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ यार तुम ज्यादा काम करते हो, हम कहते हैं हम भी तो बाहर का काम करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम तो बेकार के काम किया करते हो। ये तो खुद को डिफेंस करने के लिए बोलना पड़ता है। हाँ, ये जो खुद को डिफेंस करने के लिए हम बोलते हैं, लेकिन उसका ज्यादा काम मेरे कम काम से ज्यादा आसान है। वही कह रहा हूँ, ये जो डिफेंस करने के लिए हम बोलते हैं ना, हाँ, आपस की बात करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, अब से मैं बाहर का काम करूंगा, तो अंदर का काम करके देख लेना। पता चल जाएगा। इस डायलॉग को देख के ना हमको एक मूवी याद आ रही, कौन सी एक पुरानी मूवी थी जिसमें पति पत्नी ऐसे ही झगड़ा करके ये तय करते हैं कि आज से रोल अपना बदल लेते हैं, जो काम मैं करता था वो तुम करना और जो तुम्हारा था वो मैं करूंगा। कौन सी मूवी? हाँ, कौन सी मूवी है वो तो मुझे याद नहीं है, पर वो रोल बदलते हैं पूरी। क्या पुरानी मूवी है एक, वो रोल बदलते हैं, पूरी मूवी चलती है, लास्ट में दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ के कहते हैं कि यार जो तुम कर रहे थे वो तुम कर लो, जो हम कर रहे थे हम कर लें, यही ठीक है। हाँ, फिर यही सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखो, मैं एक ही बात कहूंगा बड़े भाई होने के नाते तुमको, कि ये जो हम अपने, और इसको विचार करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मान लो मेरी बात, ये जो हम अपने डिफेंस और जस्टिफिकेशन में कुछ कहते हैं ना, उससे अगले को और ज्यादा चोट पहुंचती है। हम अगर बहुत अच्छे से इसको स्वीकार भर भी सके ना कि हाँ भाई तुम ज्यादा काम करते हो, हमको थोड़ा सहयोग मिल जाता है, मेरी आदत थोड़ी बिगड़ी हुई है, थोड़ा सहयोग कर दो, उससे भी भाई को बहुत आराम मिल जाएगा कि नहीं? ये लगता है ना, हम सामने पूछवा सकते जी। ये जस्टिफिकेशन है जो हमको चोट पहुंचाता है, हम इस बात को नहीं पकड़ते हैं। हमको लगता है जस्टिफिकेशन देने से अगले को संतुष्टि मिल जाएगी, अगले को साफ साफ दिखता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक, वो और धोखा एक पैदा करता है, ब्रीच इन ट्रस्ट पैदा करता है। ये जितने बराबर वाले संबंध है ना, भाई बहन का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, मित्र मित्र का संबंध है, इन सभी जगहों पर विश्वास, सम्मान और स्नेह, ये तीन भाव को अगर ठीक से बना के रख पाएंगे ना, तो जिंदगी बहुत सरल हो सकती है। बड़े भाई से भी पूछोगे ईमानदारी से कि उचित क्या है, हम दोनों आधा आधा काम करें या कम ज्यादा करें, वो भी ये कह पाएगा कि उचित तो यही है कि आधा आधा करें, ठीक, उचित यही है। उसके साथ अब हमारी आदतें बिगड़ गई हैं, प्रवृत्तियां बिगड़ गई हैं, डिजाइन बिगड़ गया है, तो एक दूसरे से सहयोग मांगने की जरूरत है कि यार मेरा ये डिजाइन बिगड़ गया है, थोड़े हमको सहयोग कर दे। इस विधि से चलेंगे ना तो आपस की मैत्री और संबंध बहुत ठीक बना रहेगा। ये जो हम जस्टिफाई करने चले जाते हैं ना कि नहीं इस कारण से मेरा ठीक है और इस कारण से तुम्हारा ठीक नहीं है, ये जगह है जो जहर घोलता है हमारे रिश्तों में। श्याम भैया, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जो पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई के बेसिस पे उनसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाते, उस पर थोड़ा सा आप बोलना कि उसका क्या। 11:10 हो रहा है, हम ब्रेक करते हैं, 11:30 बजे हम मिलते हैं, फिर इस पर बात कर लेंगे। नमस्ते।